हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एप 1194 पत्थर मानव। करण ने कनिका को अपने हालतों पर छोड़ दिया था, पर वह उसकी तरह ही जिद्दी थी। वह अंगरक्षक से बचकर उसके पीछे पीछे आ गई और थोड़ी रफ्तार बढ़ाकर उसके बगल में उड़ने लगी। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारे साथ जुड़कर अपने भाई को ही तो ढूंढना चाहती हूँ। इंसान होकर इतने पत्थर दिल कैसे हो तुम? कनिका ने मुंह बनाते हुए कहा। करण ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं और आगे बढ़ता रहा। कनिका भी आगे कुछ नहीं बोली और साथ साथ आगे बढ़ती गई। कुछ दूर सफ़र करने के बाद कनिका पारो के पास आके उड़ने लगी। मेरा नाम कनिका है और तुम दोनों का? कनिका ने पूछा। पारो ने उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, पार्वती और गुरु। ओह, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? कनिका ने मुस्कुराते हुए पारो को देखा। पारो ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, हम दोनों दोस्त हैं। कनिका ने हामी भरी, फिर आगे बोली, वैसे मेरा भाई कैसा है? ये जगह बहुत खतरनाक है ना? किसी खतरे में तो नहीं है वो? जब साथ में था तब ठीक था, अब पता नहीं, पारो ने कहा। ये सुनकर कनिका उदास लगने लगी। फिर एक सवाल करते हुए बोली, लेकिन वह तुम दोनों से अलग क्यों हुआ? जवाब में पारो शांत रही। उसकी खामोशी से ही कनिका को अंदाजा हो गया। उसने करण को देखते हुए कहा, जरूर इसने ही उसे दूर किया होगा, जैसे मुझे दूर करने की कोशिश रहा था। सच में तुम इतने बुरे क्यों हो? करण ने उसे हल्के से घूर कर देखा, फिर उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद वह धरती शहर पहुंच गए। उस जगह पर जंग खत्म हो चुकी थी, लोगों को बचाया जा चुका था। ये सब देखकर वह अगले शहर के लिए बढ़ गए। ऐसे ही उन सब ने बाकी शहरों में जाकर जांच की, मगर उस जगह पर भी सेम हाल था। बस अग्नि शहर ही था जो हारा नहीं था। बाकियों को तो उन सब ने धूल में बदल दिया। अब बस ड्रैगन सिटी बची है, एक बार वो देख ले, फिर सेंट्रल सिटी के लिए निकलेंगे, करण ने कहा। अंगरक्षक से करण ने सारी जानकारी निकलवा ली थी, जिस वजह से उसे पता था असल लॉर्ड बीस्ट इस वक्त कहाँ पर है। और अच्छा ही था, पारो एक ही जगह पर उनका अंत कर देगी। पारो ने सिर हिलाया। बस कनिका कुछ दुखी थी। उसे अब तक अपना भी नजर नहीं आया था, जिस वजह से उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही थी। बहरहाल वह लोग अब ड्रैगन सिटी के लिए निकल चुके थे। रास्ता उस जगह का थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर पत्थरों की सड़क बनाई गई हो। उस जगह का वातावरण भी थोड़ा अलग था। आसमान रात के वक्त भी नीला था, हवा तेज थी। हम सही रास्ते पर तो है गुरु? पारो ने पूछा। करण ने अंगरक्षक की बातों को याद करके कहा, अंगरक्षक के कहने के हिसाब से हम सही रास्ते पर है। जब करण ने ऐसा कहा तभी उसे एकदम से खतरे का एहसास हुआ। नीचे उतरो, करण ने पारो से कहा, और दोनों जमीन पर आ गए। कनिका भी उनके साथ ही थी। तभी आसमान में एक बड़ा सा पंजा नजर आया, जो अगले ही पल गायब भी हो गया। यह क्या था? कनिका थोड़ा सा डर गई। उसी दौरान पत्थरों की सड़क अलग अलग बॉक्स में बदलकर बिखरने लगी। उन बॉक्स पर एक शब्द नजर आ रहा था, जो पढ़ने में तो समझ नहीं आता, और करण इसका मतलब कुछ समझता भी। इससे पहले ही वह सब पत्थर के बॉक्स हवा में जमा होने लगे। वह ऐसे जुड़ रहे थे मानो मशीन के कोई जिससे हो। जब वह बनकर तैयार हुए तब वह एक इंसान लग रहा था, पत्थर से बना एक विशालकाय इंसान। यह क्या बला है? कनिका के माथे पर शिकन आ गई। तभी उस पत्थर बने इंसान ने करण और बाकी दोनों को देखते हुए कहा, तुम तीनों कौन हो और मेरे इलाके में क्यों दाखिल हुए हो? हमला करके सवाल पूछने का तरीका अच्छा है तुम्हारा, करण ने कहा। इस पर उसने कहा, बिना इजाजत आओगे तो मैं स्वागत नहीं करूंगा। खैर, मुझे पत्थर मानव के नाम से जानते हैं, और यह पूरा इलाका मेरा है। और तुम कौन हो? मैं ड्रैगन सिटी को तबाह करने जा रहा हूं। तुम रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी तबाह कर सकता हूं, करण ने कहा। कनिका बड़ी बड़ी आंखों से करण को देखने लगी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था, आखिर इस इंसान में बात करने की तमीज है या नहीं। ये तो बिल्कुल देवांश की तरह बात करता है। दोनों की जुबान पर सामने वाले की बेइज्जती रहती है। कनिका बड़बड़ाए। यहाँ पत्थर मानव भी ध्यान से करण को देख रहा था, फिर अपनी उंगलियों से इशारा करके बोला, पिद्दी से हो, पर जबान बहुत तेज है। बहरहाल तुम गलत रास्ते पर हो। ड्रैगन सिटी जमीन पर नहीं, बादलों के ऊपर है। पत्थर मानव ने ऊपर उंगली की। करण ने ऊपर देखा। बादलों के पार एक बड़ा सा पहाड़ था, जो हवा में तैर रहा था। जो देख उसने पत्थर मानव को देखा, जो अपनी नाक में उंगली डालकर उसे ही देख रहा था। इस दुनिया के लोग सामर्थ ग्रह से भी ज्यादा अजीब है, करण ने सोचा। तभी कनिका ने आगे बढ़कर पत्थर मानव से पूछा, पत्थर मानव जी, मेरा नाम कनिका है। क्या आपने किसी सफ़ेद बालों वाले लड़के को देखा? कद में छोटा है, थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखता है। नहीं, मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा, पत्थर मानव ना में सिर हिलाया। कनिका उदास हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन आप इस जगह क्यों है? मेरा मतलब, ताकतवर लगते हो, और ऐसे इस जगह क्यों रहते हो? पत्थर मानव की आंखों में चमक आ गई। वह आलती पालती मारकर बैठ गया।
फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरी कहानी सुनोगी? कहानी तो नहीं सुन सकती, भाई की तलाश में हूं न, कनिका ने कहा। पत्थर मानव ने सिर हिलाया, फिर बोला, मैं इस जगह सील हूं, मेरे कबीले को देवता विश्वास ने खत्म कर दिया था। गलती हमारी ही थी, उस वक्त मैं छोटा था, राजनीति से बेखबर था, इसीलिए मुझे इस जमीन पर सील कर दिया और कहा, जब कोई एक सच्चा और अच्छा इंसान मेरी इस सील को तोड़ेगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और हाँ, मुझे कुछ दिया भी है, जिसकी मदद से मैं अगला समंदर देवता चुन सकता हूँ और उसे अगला समंदर देवता बनने में मदद कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कनिका ने कहा। करण भी ये सुन लिया था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उड़कर उस पहाड़ की तरफ जाने लगा। पारो भी उसके पीछे पीछे हो ली। रुको रुको, मैं भी आती हूँ, कनिका भी अपने पंखों के साथ उड़ी। मगर तभी पत्थर मानव ने कहा, तुम कोशिश नहीं करोगी सील तोड़ने की? मुझे आज़ाद करा दो, 10,000 सालों से इस जगह कैद हूँ, अब तो मुझे बहुत बोर होने लगा है। तुम इतने लंबे समय से कैद हो? कनिका रुककर पत्थर मानव को देखने लगी, फिर सिर झटकते हुए बोली, एक बार ड्रैगन सिटी में अपने भाई को ढूंढ लूं, फिर आती हूँ। मैं इंतजार करूंगा, पत्थर मानव ने बत्ती सी दिखा दी। कनिका तेज गति के साथ ड्रैगन सिटी पहुंच गई। वहां आते ही उसने देखा कि उस जगह पर एक लड़ाई चल रही है, पारो और एक उड़ने वाले नीले ड्रैगन के बीच। पारो ने अगले ही पल उस ड्रैगन का सिर काट दिया और वह ड्रैगन मारा गया। उसी दौरान करण ने जेल से बाकी इंसानों को आज़ाद करवा दिया था, जिन्हें लेकर वह पारो के पास आया, जिसके सिर में इस वक्त दर्द हो रहा था। वह उन लोगों को अपने साथ तो लेकर चल नहीं सकता था। पारो ने कहा, अब क्या करे इनका? तभी कनिका भी उनके पास आ गई। उसने कहा, मेरा भाई इस जगह पर भी नहीं है ना? कनिका और भी ज्यादा उदास हो गई, लेकिन करण का ध्यान उस पर नहीं था। जो इंसान उसके साथ थे उनका बोझ उसके सिर पर था। वह इस बार में पारो से कुछ और बातें करता। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मैं इधर, मैं यहाँ हूँ। करण और बाकी सबने अपनी नजरें एक दिशा में की। उस जगह एक आदमी जख्मी हालत में दीवार का सहारा लेकर बैठा हुआ था। कनिका ये देख हड़बड़ाकर उसके पास पहुंची, आप तो बहुत जख्मी हो, ये कुछ गोलियां खाओ, सुधार आएगा। आदमी ने गोलियां खाई। कनिका ने उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की। आप कौन हो? कनिका ने पूछा। इस पर आदमी ने कहा, मैं कमांडर रोनित हूँ, लॉर्ड ड्रैगन की नकल से मैं हार गया था, मेरे साथ आए, सारी टीम मारी जा चुकी है। कनिका ने सिर हिलाया। रोनित आगे बोला, तुम लोग तो क्रांति की टीम से हो, बाकी लोग कहाँ हैं? करण ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके कहा, तुम इन सबको होली बैरियर के पास ले जाओ। होली बैरियर? रोनित बड़बड़ाया, फिर ना में सिर हिलाते हुए बोला, मेरे ऑर्गन अंदर से जख्मी हो गए हैं, बिना सहारे के मैं चल भी नहीं सकता। करण की आंखें छोटी हो गई, जब इतने ही कमजोर थे फिर इस जगह आने की जरूरत क्या थी? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, होली बैरियर तक जिंदा पहुंचकर मर जाना। चुप करो तुम, कनिका ने डांट लगाते हुए कहा। करण की आंखें एकदम से कनिका पर टिक गई, जो उसे नाराजगी के साथ देख रही थी, मानो कह रही हो, एक और शब्द ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने आगे कहा, तुम्हारी आंखें हैं या बटन, नजर नहीं आया? ये किस हालत में है? नायक है ये, जो इतने लोगों को बचाने के लिए आए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, जैसे मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मुझे तुमसे इज्जत लेने का कोई शौक नहीं है। करण आगे कुछ कहता, कनिका ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी इज्जत, लेकिन देनी नहीं तो पड़ेगी इज्जत। है? करण उसे ऐसे देख रहा था मानो अपना ही कोई रूप देख रहा हो। ये तुम्हारी तरह ही जवाब देती है, तुम्हारी रिश्तेदार तो नहीं है ये? पारो ने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके पूछा। करण ने उसे घूर कर देखा, फिर गुस्से से कनिका को देखने लगा, जो रोनित को एक डंडा पकड़ा रही थी ताकि उसके सहारे वह चल सके। तुम दोनों आपस में मत लड़ो, दरअसल गलती तो मेरी ही है, मैंने ही इसे इस जगह को का आंका था। खैर, ऐसा कह उसने पारो को देखा, फिर आगे बोला, तुम काफी ताकतवर हो, हालांकि लॉर्ड ड्रैगन की नकल लड़ाई के बाद कमजोर हो गई थी, मगर तुमने बस 1-2 हमलों में उसे मार दिया, जो साबित करता है तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो, और इस वक्त हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास कुछ देर पहले ही संदेश आया है, बचे हुए कमांडर और टीम सेंट्रल सिटी के लिए निकल चुके थे। नकल जब इतने ताकतवर है, उस जगह तो असली लॉर्ड बीस्ट होंगे, उनसे लड़ना आसान नहीं है। उन सब के लिए तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। आप चिंता मत करो, हम अब सेंट्रल सिटी ही जा रहे हैं, और आप सबको लेकर मैं रास्ते भर आपका ख्याल रखूंगी, कनिका ने कहा। फिर करण से बोली, तुम सबके साथ रहोगे, तुम्हारा मिशन हम सबको बचाने का ही है न? अगर मैं मर गई तो तुम्हारा मिशन थोड़ा सा तो असफल हो जाएगा। अब तो ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, पारो ने कहा। इस पर करण ने सिर झटका, पता नहीं कौन सी खाज उसके गले लग थी आज। उसको मार भी नहीं सकता था, वरना मिशन फेल हो सकता है।
आखिरकार वह एक बंदी ही तो थी, कोई और होती तो करण इसे जंगली जानवरों के सामने फेंक देता। इसने मुझे फंसा लिया है, करण मन में बोला, मगर सामने उसने कुछ नहीं कहा, जो देख कनिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। चलो मैं सबको नीचे ले चलती हूँ, ऐसा कह वह सबको आगे बढ़ा ही रही ही थी कि उसने देखा कि करण ने कलाई घुमाई और सारे बीस्ट अपनी स्टोरेज रिंग में डालने लगा। रुको, ये सब क्या कर रहे हो, कनिका चिल्लाई। फिर करण से बोली, ये लोग बेशक हमारे दुश्मन थे, मगर इन्होंने युद्ध किया जिसमें यह हार गए, और तुम उनकी लाशों को जमा करके बेचना चाहते हो, ये गलत है। करण का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। कनिका आगे बोली, मेरी माँ कहती है जब मेरे पापा किसी को युद्ध में हराते थे तो उनकी बॉडी को आग में जलाकर आखिरी विदाई देते थे। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इंसान की सोच गलत होती है, उसके मरने के बाद उसकी सोच खत्म, फिर बेजान शरीर से दुश्मनी क्यों। करण उसे देखता ही रह गया। कनिका बिल्कुल उसकी तरह ही बात करती थी। करण शुरू से अपने दुश्मनों को अग्नि स्नान कराता आया था। जब से उसकी बहनों ने धोखा दिया तब से उसने ऐसा करना छोड़ दिया था। अब उसके लिए दुश्मन सिर्फ गुस्सा निकालने का साधन था। पारो ने उससे कहा, मैं दिल से कह रही हूँ, एक बार चेक कर लो, ये तुम्हारी रिश्तेदार तो नहीं है। करण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर अपना सिर झटक कर बोला, और अगर मैं ऐसा न करूं तो। इस पर कनिका ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, फिर मैं इस जगह से खुद कर अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी तो। करण ने मुट्ठी भींच ली। ये लड़की उसकी मजबूरी का फायदा जो उठा रही थी। अगर यह मर गई तो शायद पारो अगली अग्नि देवता न बन पाए, और करण ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था, मगर वह इस लड़की से हार भी सकता था। उसने कहा, अग्नि स्नान उसका दिया जाता है जो सामने से युद्ध करके हारा हो। चोरी छिपे कमजोर लोगों को बंदी बनाने वाले कभी योद्धा हो ही नहीं सकते। इतना सा ज्ञान तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं दिया है। कनिका अपना सिर खुजलाने लगी। सामने वाले की बात में दम तो था, इसका काउंटर करने के लिए उसके पास कोई तर्क नहीं बचा। जो देख करण ने कलाई घुमाई और सारी लाशें स्टोरेज रिंग में डाल दी, और कनिका बस खड़ी खड़ी देखती रह गई। ठीक है, इस बार तुम जीत गए, अगली बार पक्का हरा दूंगी, कनिका ने मुंह बनाकर कहा। फिर मन ही मन बोली, पहली बार किसी ने बहस में मुझे हराया है, यह मुझसे भी ज्यादा अच्छे से शब्दों को घुमाता है, लेकिन मजा आएगा, तुम्हें हराने में गुरु मजा आने वाला है। ऐसा कह वह सबको जमीन पर ले जाने लगी। लोग काफी सारे थे, इसीलिए पारो ने उसकी मदद की। सब इंसान पत्थर मानव के सामने जमा होने लगे। पहले तो उन्हें डर लगा, मगर पत्थर मानव बस दिखता डरवाना था। असल में तो वह मस्त मौला टाइप का था, जिस वजह से किसी को भी उससे खतरा महसूस नहीं हुआ। अंडस्को 1195 to 1196। करण की वजह से पारो गलत। कनिका ने सबको पत्थर मानव के पास उतार दिया। करण और पारो ये सब देखते हुए नीचे आ गए। कनिका का ध्यान उन पर नहीं बल्कि उन लोगों पर था जो जख्मी थे। वह उन्हें गोलियां देकर आराम ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, एक बूढ़े से आदमी ने कनिका के सिर पर हाथ रखा। कनिका सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, पहले आप ये गोली खाओ, शुक्रिया बाद में करते रहना। कनिका ने उस बूढ़े आदमी को भी गोली खिला दी, जिसके बाद उसने करण को देखा। तुम्हें सेंट्रल सिटी का रास्ता पता है ना? चिंता की बात नहीं है, मुझे पता है, कमांडर रोनित ने कहा। कनिका ने इस पर हिलाया ही था कि पत्थर मानव ने कहा, और मुझे तो आज़ाद करवाओ, तुमसे कोई तो अच्छा और सच्चा इंसान होगा जो मेरी इस सील को तोड़ सके। कनिका ने ये सुना, फिर उस पत्थर मानव को देखने लगी, जो जमीन पर गड़े पत्थर को देख रहा था। इस पर बेहद ही ताकतवर सील लगी हुई थी। कनिका ने कमांडर रोनित को देखा, उसकी हालत तो बेहद खराब थी, इसीलिए उसने अपनी नज़र करण पर करी। तुम इस सील को तोड़ दो, बेचारा यह आज़ाद हो जाएगा। करण ने उसे एक नज़र देखा, फिर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। वह बेवजह किसी भी मदद करने वालों में से नहीं था। कनिका ने आंखें छोटी करके कहा, तुम इसकी सील तोड़ रहे हो या नहीं? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख कनिका कुछ देर उसे घूरती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम सिर्फ पत्थर दिल ही नहीं बल्कि एहसान फरामोश भी हो। करण ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। कनिका बोली, जब हम इस जगह आए थे उस वक्त पत्थर मानव ने तुम्हें ऊपर का रास्ता बताया था, कम से कम तुम्हें उसकी मदद का एहसान तो उतारना ही चाहिए, क्यों? अब यह मत कहना तुम मदद लेने के आदी हो। करण उसे घूर कर देख रहा था, और पारो टुकुर टुकुर उन दोनों को। करण ने एक नज़र उस पत्थर मानव को देखा, फिर चलकर कनिका के सामने आके खड़ा हो गया। कुछ पल उसे घूरने के बाद वह उस सील के पास पहुंचा। कनिका के होठों पर मुस्कान आ गई, और पारो बार बार कनिका को देखती। आखिरकार कनिका ने करण को मना ही लिया था, वह भी बिल्कुल करण में स्टाइल में। करण ने उस सील को देखा, फिर अपने हाथ में ढेर सारी शक्तियां जमा करके उसने उस पर बहुत जोरदार तरीके से हमला कर दिया। हमला बेहद ही ताकतवर और खतरनाक था, लेकिन जैसे ही करण का मुक्का उस सील से टकराया,
सील से एक ताकतवर शक्ति फूट पड़ी जो करण में मुंह से टकराए। करण को लगा था वह उस सील को तोड़ देगा, मगर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। दोनों के हमले जैसे ही टकराए, इम्पैक्ट से करण कुछ दूरी तक लड़खड़ा कर गया। उसी पल उसके मुंह से थोड़ा खून बाहर निकल आया, जो देख पारो हड़बड़ाकर उसके पास पहुंची। तुम ठीक हो? पारो को करण की चिंता होने लगी। करण ने हामी में सिर हिलाया। उसे कुछ खास चोट नहीं आई थी। तभी पत्थर मानव ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ताकतवर हो लेकिन अच्छे नहीं हो, इसीलिए सील ने तुम्हारा प्रतिकार कर दिया। तुम इस सील को तोड़ने योग्य नहीं हो, इसे सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसका दिल साफ हो, मन अच्छा हो, मगर तुम ऐसे नहीं हो। ये सुनकर करण उस सील को देखता रहा। उसे अग्नि की आवाज भी सुनाई दी, ये सही कह रहा है, ये बहुत ही ताकतवर सील है और तुम इस कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते, यानी तुम इसको नहीं तोड़ सकते। करण ने सिर हिलाया, फिर पारो से बोला, तुम कोशिश करो। पारो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी उसे नहीं तोड़ सकती। तुम तोड़ सकती हो, कोशिश करो, करण ने कहा। मगर पारो ने न में सिर हिलाया। लेकिन जब करण ने उससे जिद की, इसीलिए उसने हारकर करण की बात मानी और उस सील के पास पहुंच गई। कनिका और बाकी सब ध्यान से ये देख रहे थे। उसी पल पारो ने भी शक्तियों का मुक्का बनाया और उस सील पर जड़ दिया, लेकिन जैसा करण के साथ हुआ था वैसा ही पारो के साथ हुआ। उसे भी सील ने दूर झटक दिया। ये देख करण हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? पारो को सील क्यों प्रतिकार कर रही है? करण बड़बड़ाया। तभी पत्थर मानव ने कहा, शायद तुम अच्छी हो, मगर गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। इसी वजह से सील तुम्हें इनकार कर रही है। पारो पहले से जानती थी ऐसा कुछ होगा, इसीलिए वह ये नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी करण को उसकी वजह से दुख पहुंचे। उसने नज़र घुमाकर करण को देखा। जो उसे ही देख रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस अब वही जानता था। ये सब बकवास कर रहा है, हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पारो ने मुस्कुराते हुए इस टॉपिक को बदलने की कोशिश की। करण शांत था, मगर उसकी आंखें बस पारो पर टिकी हुई थी। उसे साफ दिख रहा था पारो पहले से इस बारे में जानती थी, यानी वह खुद भी मानती थी वह इस वक्त गलत है। बहरहाल पत्थर मानव ने कनिका से कहा, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करती? मैं? कनिका ने सिर खुजलाया, फिर सिर हिलाते हुए सील के पास पहुंच गई। उसके पास ज्यादा ताकत तो नहीं थी, मगर जितनी भी थी उसे जमा करके उसने उस सील पर जोरदार तरीके से मारा। सील ने इस बार कोई प्रतिकार नहीं किया। उसका मुक्का सीधा सील पर लगा, मगर सील को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। पत्थर मानव ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इस सील को तोड़ सकती हो, तुम्हारा दिल और मन दोनों साफ है। फिर मजबूरी भरी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है, इस सील को तोड़ने के बाद तुम्हें कम से कम आत्मा स्तर पर आना होगा। अच्छा, कनिका थोड़ी सी उदास हो गई और यहाँ करण ने नजरें घुमाकर कनिका को देखा, जो पत्थर मानव को रिहा न करवा पाने की वजह से दुखी थी। पत्थर मानव ने कहा, दुखी मत हो, मैंने इस जगह बहुत लंबा समय गुजारा है। कुछ समय और, जिस दिन तुम ताकतवर बन जाओगी इस जगह लौट आना। पत्थर मानव बाहर से तो ऐसा कह रहा था, लेकिन मन ही मन वह भी बेहद दुखी था। उसे एक आशा की किरण मिली थी, मगर वह भी पूरी नहीं हुई। कनिका ने उसके शरीर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें जल्दी इस जगह से आज़ाद करवा दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। मैं अपने पिता की तरह अपने सारे वादे पूरे करती हूँ, देखना यह वादा भी पूरा करूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पत्थर मानव ने रुआंसी आवाज में कहा। कुछ देर उस जगह और वक्त गुजराने के बाद वह सब सेंट्रल सिटी के लिए निकल गए। कमांडर रोनित के पास एक जादुई जहाज था, जिस पर सवार होकर वह सेंट्रल सिटी के लिए निकल चुके थे। करण और पारो डेक पर खड़े थे। आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। ठंडी तेज हवाओं से करण का लबादा फड़फड़ करके उड़ रहा था। पारो को करण फिक्र सता रही थी। उसने करण में कंधे पर हाथ रखकर कहा, उस बात को इतनी गंभीरता से मत लो, मैं जानती हूं हम किन हालातों से गुजरे हैं। और सब सही तो चल रहा है ना? सही, करण बड़बड़ाया, फिर पारो की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं जो कुछ भी करता हूं वह गलत है। तुम बात को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, और क्या फर्क पड़ता है? हम साथ हैं, बस इतना काफी है। क्या फर्क पड़ता है? तुम ये कह रही हो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अब तक लगता आ रहा था तुम मेरे फैसलों से खुश हो और इसीलिए मेरा साथ दे रही हो, लेकिन तुम भी औरों की तरह मुझे धोखा दे रही हो, ढोंग कर रही हो मेरे साथ। करण ने गुस्सा जाहिर किया। पारो बस कुछ देर करण को देखती ही रह गई। उसने सिर झटकते हुए कहा, तुम सच सुनना चाहते हो ना? फिर सुनो। हाँ, आजकल के तुम्हारे फैसले गलत है। कुछ चीजों में तुम पहले जैसे नहीं रहे। फिर आंखों में नमी के साथ बोली, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे हर फैसले के साथ हूं मैं, अब वह गलत हो या सही, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कह पारो ने अपने आंसुओं को साफ किया और पैर पड़कर जहाज में बने एक कमरे में चली गई।
करण ये सब बस देखता ही रह गया। वहीं जहाज के एक कोने में खड़ी कनिका ये सब बहुत गौर से सुन रही थी। उसने मन में कहा, मतलब यह ऐसा नहीं है जैसा इस वक्त है। किसी वजह की वजह से यह ऐसा बन गया है, वरना पार्वती जैसी अच्छी दोस्त इसके साथ कभी नहीं होती। लेकिन यह ऐसा हो क्यों गया है? कनिका अपने गालों को थपथपाकर जहाज के किचन में चली गई। किचन में काफ़ी कुछ खाने के लिए था। उसने कुछ सब्जियां काटी और फिर कुछ बनाने लगी। उसने सब्जियों का सूप बनाया था, जिसकी महक लेकर उसने खुद की तारीफ करते हुए कहा, मेरे हाथों में जादू है, अब ये जादू गुरु से दोस्ती करवाने में मदद जरूर करेगा। ऐसा कह वह सूप से भरा कटोरा लेकर बाहर निकली। जल्दी वह डेक पर पहुंच गई। वहां करण अकेला खड़ा सामने देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था कि उसे खाने की महक आई। उसने मुड़कर देखा, कनिका उसी के पास चली आ रही थी। उसके सामने आकर उसने किनारे पर कटोरे को रखते हुए कहा, यह मेरे हाथों का बनाया हुआ सूप है, शुद्ध शाकाहारी। वो हम लोग मांसाहारी नहीं है न, तुमको चलेगा न शाकाहारी सूप। करण ने अपनी नजरें उससे फेर ली, मानो कह रहा हो कि चली जा यहाँ से, वरना गर्म गर्म सूप तेरी नाक में डाल दूंगा। लेकिन कनिका तो कनिका थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे मुंह बनाते हो न, बड़े प्यारे लगते हो। यह मास्क हटा दोगे तो और भी सुंदर लगोगे। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। कनिका ने आगे कहा, गुरु तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते न। आओ मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, करण ने गहरी आवाज में कहा। इस पर कनिका हंसते हुए बोली, फेंक दो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। करण ने उसे घूर कर देखा। कनिका ने हाथ हिलाते हुए कहा, इन आंखों से किसी और को डराना। मैं अपने पापा की बेटी हूँ, अपने पापा की तरफ मुझे किसी का डर नहीं है, समझे? अब तुम मेरी कहानी सुनो और यह सूप पियो। कनिका ने कटोरा करण की तरफ सरका दिया। कनिका ने कहा, जब हम अपनी माँ के पेट में थे तब पापा हमको छोड़कर चले गए। माँ ने ही हमारा पालन पोषण किया। यह उनके लिए आसान नहीं था जिस दुनिया में हम रहते हैं। इस जगह दानवों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा था, सब उनसे नफरत करते हैं, और मेरी माँ एक दानव है। करण उसे देख नहीं रहा था लेकिन सुन सब रहा था। कनिका ने आगे कहा, मेरी माँ बेशक एक दानव है, मगर हमारे पापा एक इंसान थे, और बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन माँ ने उनके बहुत से किस्से सुनाए हैं, और उन किस्सों को सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। करण ने जब ये सुना तब उसने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, जिस पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, तुम्हारी माँ अब भी उस धोखेबाज से प्यार करती है? ऐसा कहते ही करण ने खुद से कहा, मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ। तभी कनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मेरे पापा ने मेरी माँ को धोखा दिया हो, लेकिन मेरी माँ के मन में उनके लिए बेहद सम्मान है, बेहद प्यार है। और जहाँ तक मैंने अपनी माँ से उनके बारे में सुना है, वह दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। फिर कुछ याद करके बोली, अच्छा अब मैं तुमसे कुछ पूछूं? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। कनिका बोली, तुम और पार्वती कब से दोस्त हो? करण ने कहा, 1 साल से ज्यादा हो गया है। ओह, बस इतना ही वक्त हुआ है? फिर तो तुम दोनों में कोई खास प्यार बना भी नहीं होगा। दोस्तों वाला प्यार, वो वाला प्यार जिसमें हम किसी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो, कनिका ने कहा। फिर सामने देखते हुए बोली, फिर तो उसका रोना कोई मायने नहीं रखता, और पता नहीं वह आगे मर गई तो तुम तो रोगे भी नहीं। कनिका अपनी बात पूरी करती, इससे पहले ही करण ने उसका गला पकड़ लिया। कनिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने पूरी ताकत से करण के हाथों को खुद से अलग करने की कोशिश की। करण ने कड़क लहजे में कहा, अगर उसे किसी ने एक खरोच भी देने की कोशिश की, उसकी जान मैं हर जन्म में लूंगा, और बहुत बुरी मौत दूंगा। तुम अब तक जिंदा हो इसकी वजह भी सिर्फ मेरी दोस्त है, समझी? अगर ऐसा है तो उसे रुलाया क्यों तुमने? कनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। जो सुन करण ने अपना हाथ पीछे किया। कनिका गहरी गहरी सांस लेकर करण को गुस्से से देखने लगी। उसको पता है तुम गलत हो, फिर भी अगर वह तुम्हारे साथ है, इसे तुम धोखा कहते हो। धोखा तो तुम उसे दे रहे हो, मैंने देखा था। तुम्हें उस पर यकीन था वह सील तोड़ देगी, मतलब वह पहले अच्छी थी, सच्ची थी। लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वह गलत का साथ देकर गलत कर रही है, कनिका ने कहा। जो सुन करण घूर कर कनिका को देखता रहा, लेकिन जब उसने उसकी बातों पर ध्यान दिया तो हाँ, पारो को गलत बनाने वाला वही तो है। ये वही पारो थी जब वह करण को मारने आई थी, मगर करण ने उसकी इस गलती को भूला कर उसे अपना दोस्त बनाया था, और तब से ही वह उसके साथ थी। एक साथ उन्होंने बहुत सी मुश्किलों को सामना किया। वह उसके लिए रोई, उसके लिए मरने को तैयार थी, लेकिन अपनी बहनों से धोखा मिलने के बाद उसके फैसलों में बदलाव आया, जिसका असर उसके अपनों पर होने लगा। करण को सोच में डूबा देख कनिका ने करण के हाथों को पकड़ा। ऐसा होते ही करण को अपनेपन का एहसास हुआ, एक गर्माहट जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ
उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस हादसे से खुद को बदलकर तुम दूसरों को दुख जरूर पहुंचा रहे हो। तुम नहीं जानती मुझे किस तरह का धोखा मिला है। करण ने अपने हाथ उससे अलग कर लिए। अंडस्को कनिका मीत देवांश। करण के दिल में एक बड़ा सा जख्म था जो उसकी बहनों ने उसे दिया था। उसे वह कभी नहीं भूल सकता था जब तक वह इसका बदला ना ले ले। कनिका ने कहा, तुम्हें धोखा मिला, इसका मतलब यह है तुम अपने लोगों को भी दर्द दोगे। उन्होंने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारे हर फैसले के साथ खड़े हैं ना। जिसने भी तुम्हें धोखा दिया है, सजा का हकदार वो है, तुम नहीं, वो लोग नहीं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं तुमसे थोड़ी सी छोटी हूं, लेकिन मेरा सफ़र भी कोई आसान नहीं है। हर एक दिन डर लगता है कोई हमारी दानवी शक्ति का पता न लगा ले, वह हमें मार देंगे, मेरी माँ को मार देंगे, मेरे भाई को मार देंगे। और हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे, मेरे पापा भी नहीं। कनिका की आंखें नम हो गई। वह बेशक बाहर से बहुत खुश दिखती थी, लेकिन उसका दिल जानता था वह डर डर कर इस दुनिया में रहती थी। करण ने मुड़कर उसे देखा। कनिका की आंखें सिर्फ सच बोल रही थी। कुछ देर के लिए तो करण उसे देखता ही रहा। बस एक पल के बाद उसे लगा जैसे उसे कनिका को गले लगा लेना चाहिए। यह क्या है? मैं इसकी बातें सुनकर भावुक क्यों हो रहा हूँ? इसका मेरा कोई नाता नहीं है, आखिर क्यों मेरे मन में इसके लिए जज्बात जन्म ले रहे हैं? करण मन में बड़बड़ाया। कनिका बोली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने भी तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों की वजह से अपने लोगों को दुख पहुंचाओ। हर किसी के पास अपने नहीं होते। कनिका नम आंखों से करण को देखा, फिर सिसक कर उस जगह से चली गई। करण बस खड़े खड़े ये देखता ही रहा। फिर उसने उस सूप को देखा जिसमें से गर्म धुआं निकल रहा था। कुछ पल उसी जगह खड़े रहने के बाद उसने उस कटोरे को उठाया और अपने कदम एक कमरे की दिशा में बढ़ा दिए। जिस कमरे में करण आया था उसमें पारो थी, जो पलंग पर शांति से बैठी हुई थी। लेकिन जब उसने करण को देखा तब हड़बड़ा कर खड़ी हुई। क्या हुआ? करण ये सुनकर उसके पास आया, फिर पलंग पर बैठकर उसे बैठने का इशारा करने लगा। पारो चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। करण ने एक चम्मच सूप निकाला, फिर उसे पारो को पिलाने लगा। पारो ने बिना कुछ कहे सूप पिया। उसकी नज़र इस वक्त करण की आंखों पर टिकी हुई थी। करण ने कहा, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। पारो ये सुनकर पहले तो सन रह गई, फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर जज्बात उभर आए। वह झट से करण के गले लग गई। अगली बार ऐसा कभी मत कहना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। पारो के आंसू करण के कपड़ों पर बहने लगे। पारो को सच में करण की बात का बहुत बुरा लगा था। पूरी दुनिया उसे गलत समझे, उसे फर्क नहीं पड़ता था। करण उसके बारे में क्या सोचता है, इससे फर्क पड़ता था उसे बस। करण उसे रोता देख उसके सिर को सहलाने लगा। वह भी जानता था पारो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने साथ हुए हादसे से वह इतना ज्यादा टूट गया था, इस बारे में वह पूरी तरह से भूल ही गया। बहरहाल उनका जहाज सेंट्रल सिटी के लिए तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। वहीं सेंट्रल सिटी के बाहर काफ़ी सारे लोग नजर आ रहे थे। ये सब लोग स्टार सिटी के लोग थे। उनके सामने एक बड़ा सा सुरक्षा कवच था, जिसे देख आसिफ ने कहा, हमारा शक सही साबित हुआ, इस जगह एक सुरक्षा कवच है। मतलब वह लोग जरूर अंदर है और कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से इस जगह खून की गंध तेजी से बढ़ रही है। सही कहा, लेकिन पहले हमें इस सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा, वरना हम इस जगह आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, सरजीत ने कहा। इस पर बाकी तीनों कमांडर भी राजी हो गए और पांचों हवा में उड़ने लगे, फिर तेज रफ्तार के साथ उस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। मगर वह उस तक पहुंच पाते, उनके सामने ढेर सारी शक्तियां जमा होने लगी, जो देख वह लोग एकदम से रुक गए। तुम सब अब भी जिंदा हो, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। एक भारी सा फिगर उनके सामने प्रकट हो गया। वह एक ड्रैगन जैसा था और यह था लॉर्ड ड्रैगन का पहला श्रेष्ठ कदम। उसे अचानक से सामने देख सब सरतक हो गए। यह उन नकल से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था, लेकिन अगर सिर्फ वह आता तो भी मिलकर उसे रोका जा सकता था। पर उसके पीछे 6 और फिगर नजर आने लगे। उनमें से एक अजगर, दूसरा तितली जैसा दिखता था। हम पहले से बुरी तरह जख्मी है, इनका सामना करना अब और भी मुश्किल होगा। ऊपर से ये लोग साथ है, हम सिर्फ 5। आसिफ ने चिंता जाहिर की। इस पर सरजीत ने दृढ़ता से कहा, उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये सुनकर क्रांति और बाकी सब उनके पीछे आ गए। आप इन सातों को हम पर छोड़ दीजिए, आप सबको अपनी ताकत लॉर्ड बीस्ट से लड़ने के लिए बचाकर रखनी होगी, अभिनव ने कहा। इस पर क्रांति ने भी अपनी तलवार पर पकड़ कसकर कहा, हमें भी शौर्य दिखाने का मौका दीजिए, इन सबको हम ही संभाल लेंगे। बाकी सब भी इसी तरह के विचार रख रहे थे, लेकिन ये सब सुनकर कदम ने हंसते हुए कहा, तुम हमसे लड़ोगे? ऐसा है तो फिर इनसे कौन लड़ेगा? उसने इतना कहा ही था कि जमीन पर एक साथ कई सारे बीस्ट नजर आने लगे। उनकी मिली जुली ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी संख्या लगभग 1000 थी।
उन सबको देख उनके माथे की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अभी अभी उस जगह पहुंचा देवांश भी ये देख डर सा गया। ये लोग तो बहुत सारे हैं, देवांश बड़बड़ाया। लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दृढ़ता से कहा, कितने भी हो मेरी बहन तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। तभी कदम ने हंसते हुए कहा, मौका था तुम लोगों के पास जाने का, लेकिन उसे तुम लोगों ने गंवा दिया। अब इस जगह तुम सबका अंत निश्चित है। फिर गहरी आवाज में बोला, बहुत दुख दिया है तुम लोगों ने हमें, लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। सालों से दफन नफरत का सैलाब आएगा, जिसमें तुम्हारी स्टार सिटी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। सपने अच्छे देखते हो, लेकिन सच करने के लिए तुम जिंदा रहोगे या नहीं, ये तो अभी तय हो जाएगा, आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। फिर बाकियों से बोला, हम 5 इनमें से 5 को संभाल लेंगे, बाकी दोनों को तुम में से किसी को संभालना होगा। इस पर पिंकी बोली, मैं और अभिनव उस तितली को संभाल सकते हैं। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अभिनव ने कहा। तभी क्रांति भी ऐसा ही कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पैंथर टीम की लीडर निर्मला ने कहा, उस अजगर को मैं और मेरे साथ अभय संभाल लेंगे। बाकी सब नीचे की भीड़ साफ करे, यही अच्छा होगा। ऐसा कहते हुए निर्मला ने मुस्कुराते हुए क्रांति को देखा। वह ऐसे गंभीर मौके पर भी क्रांति को नीचा दिखाना चाहती थी। क्रांति इस बारे में कुछ कहती, आसिफ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर सब अपने काम पर लग जाओ। इस कदम को मैं देखता हूँ। ऐसा कहते ही आसिफ अपने हाथों में शक्तियां भरकर आगे बढ़ गया। कदम ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, काफी दिन हो गए, एक अच्छी फाइट नहीं की। उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगे। ऐसा कहते ही ऊंचाई पर आ गया। उसके सामने आसिफ था। अगले ही पल दोनों में भयानक मुकाबला शुरू हो गया। दोनों के टकराने से धमाके होने लगते, शक्तियों की लहरें पागलों की तरह बहने लगती। वहीं बाकी सब भी अपना मुकाबला शुरू कर चुके थे। क्रांति उन श्रेष्ठों से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला, जिस वजह से वह जमीन पर उतर आई। उसके साथ और भी लोग थे, जिन्होंने अपने हथियारों को कसके पकड़ लिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, युद्ध है, जिसे हमें किसी भी हालत में जीतना ही होगा, क्रांति दहाड़ी। अगले ही पल दोनों गुट आपस में टकरा गए। क्रांति ने अपनी तलवार से उन सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उसके हर वार 2 से ज्यादा जाने ले जाते। सिर्फ वही नहीं, अंशु, भोला और बाकी सब भी अपना पूरा योगदान दे रहे थे। क्रांति ने अब तक 50 से भी ज्यादा बीस्ट मार गिराए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी भी ताकत कम होती जा रही थी। वह और बाकी सब पहले से बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। ये तो बस उनकी जिद थी, जिस वजह से वह लड़ रहे थे। तभी एक बीस्ट ने क्रांति के पेट पर पंजे से हमला कर दिया। क्रांति के पेट से खून निकल आया, लेकिन दर्द में करहाते हुए भी उसने उस बीस्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक बीस्ट है। वह जब मुड़ी, तब एक बड़ा सा मुंह उसे लगभग निगल गया था। उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई। क्रांति, अंशु और भोला चिल्लाए। वह उसकी मदद करना चाहते थे, मगर वह खुद बीस्ट से घिरे हुए थे। क्रांति को तो लगा कि वह अब मर गई, पर इससे पहले ही एक तलवार चली और उस बीस्ट का सिर कटकर नीचे गिर गया, जिसके पीछे नजर आया देवांश, जो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने नजर उठाकर क्रांति को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसी वक्त क्रांति ने एक बीस्ट का दिल चीर दिया और सख्ती से बोली, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे, अगली बार मैं भी रही हूं तो मदद करने मत आना। देवांश को काफी बुरा लगा। वह तो बस अपनी बहन को ढूंढने आया था, उस चक्कर में उसने क्रांति का दिल दुखा दिया। वह उसके लिए माफी भी मांगने को तैयार था, लेकिन यह माफ करे तो तब न। बहरहाल उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वक्त उसका लक्ष्य था वह सुरक्षा कवच, जिसके पार उसे जाना था। बस उसी को लक्ष्य बनाकर वह आगे बढ़ता चला गया। इधर आसमान में भयानक मुकाबला चल रहा था। बीस्ट ट्राइब ज्यादा भारी पड़ रही थी इंसानों पर। तुम बच्चे मुझसे लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो, तितली ने कहा, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने बिजली शक्तियां जमा करके पिंकी और अभिनव पर मार दी। दोनों इस हमले से काफी जख्मी हो गए, लेकिन जवाबी कार्रवाई उन्होंने भी। पिंकी ने अपने हाथों को घुमाया और एक साथ कई सारे छोटे छोटे दिल तितली के आसपास नजर आने लगे, जो अगले ही पल तेज धमाके के साथ फूट गए। इस मौके का फायदा उठाकर अभिनव ने अपनी पंच तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका पंच जब आगे बढ़ रहा था, तब उसके पीछे एक बड़े से सफेद शेर की परछाई बन रही थी। तितली को वह पंच पड़ा, एक धमाका हुआ। इम्पैक्ट से तितली कुछ दूरी तक गई। अभिनव को भी कुछ दूरी तक पीछे आना पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे लगा कि इस हमले से तितली की हालत खराब हो जाएगी, पर तभी उसे और पिंकी को अपने ऊपर नीचे 2 शक्ति चक्र नजर आए। भागो, पिंकी चिल्लाई, पर जब तक काफी देर हो गई थी, उन दोनों शक्ति चक्र से एक साथ बिजली की बारिश होने लगी। दोनों को इतने तगड़े झटके लगे, उनके शरीर नीला पड़ने लगा। तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते बच्चों, तितली ने गला फाड़कर हंसते हुए कहा।
बहरहाल सेंट्रल सिटी से कुछ दूरी पर एक जहाज नजर आ रहा था। डेक पर काफी सारे लोग जमा थे, उनमें से करण और पारो भी थे। उनका जहाज सेंट्रल सिटी के बाहर आकर रुक गया। सामने भयानक मुकाबला चल रहा था, जिसे देख रोनित ने दांत पीस लिए। अभी मैं मरा नहीं हूं। रोनित में अब थोड़ी बहुत जान आ गई थी। वह खड़े खड़े बस तमाशा नहीं देख सकता था। उसने अपना पैर पटका, फिर पारो से बोला, हमें तुम्हारी जरूरत है, आगे आओ। पारो ने उसे एक नज़र देखा, मगर वह आगे नहीं आई, क्योंकि करण अब भी शांत था। जब तक करण कुछ नहीं करता वह कुछ नहीं करने वाली थी। उसको एक ही जगह पर खड़ा देख रोनित को काफी अजीब लगा, और अजीब गुस्से में बदल गया। तुम्हारे सामने इतने सारे इंसान मारे जा रहे हैं और तुम हो कि बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। इस जंग में हम सबको तुम्हारी जरूरत है। पारो अब भी शांत थी। उसने करण को देखा, जो उस जंग को नज़रअंदाज करके किसी और ही दिशा में देख रहा था, मानो उसका इस जंग से कोई लेना देना न हो। उसने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, वह सुरक्षा कवच एक झांसा है, उसके पीछे कोई नहीं है। वो जो किला देख रही हो। पारो ने मुड़कर देखा, वहां सच ने एक काले रंग का किला था। करण ने कहा, उसके पीछे है वो लोग। इसका मतलब ये सुरक्षा कवच दिखाकर इन सब का उल्लू बना रहे हैं। पारो बड़बड़ाए, ये 7 बीस्ट तो सच में कुछ ज्यादा ही चालाक थे। शुक्र है इस जगह करण है, वरना उनका पता लगाना ही लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल होता। ये दोनों तो आपस में शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके बातें कर रहे थे, मगर उन दोनों को कुछ न करते देख रोनित को बहुत बुरा लगा। लेकिन वह उनका कुछ कर नहीं सकता था, इस वजह से वह खुद ही आगे जाने लगा। मगर इससे पहले ही कनिका जहाज से कूद गई। भाई भाई, कनिका ने अपने भाई को देख लिया था। नम आंखों के साथ वह दौड़ी चली गई अपने भाई के पास। नहीं, तुम उस जगह मत जाओ। रोनित उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका दर्द दोबारा से उभर गया। दर्द के मारे वह जहाज से नीचे गिरने लगा, लेकिन आम लोगों ने हड़बड़ाकर उसे बचाया। वहीं देवांश बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। बीस्ट को मारते मारते वह भी थक चुका था। शरीर पर काफी सारे जख्म आ गए थे उसके, पर उसकी दृढ़ नज़र सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कवच पर थी। मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरी बहन, ये वादा है मेरा तुमसे, देवांश बड़बड़ाया। मगर उसी वक्त उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, भाई भाई, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ये सुन देवांश का दिल तेजी सी धड़क उठा। उसने झट से घूमकर देखा, बाहर से एक लड़की उसी के पास दौड़ी चली आ रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टप टप करके बह रहे थे, मगर अगले ही पल उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि एक बड़ा बीस्ट अपनी कुल्हाड़ी से देवांश का सिर धड़ से अलग करने वाला है। भाई, एप 1197 टू 1198। करण की लड़ाई खुद के दिल के साथ। कनिका जहाज से उतरकर अपने भाई के पास भागी थी। देवांश ने भी कनिका को देख लिया था। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई, चेहरे पर खुशी झलक आई। लेकिन जब उसने अपनी बहन के चेहरे पर डर के भाव देखे, वह सावधान हो गया। उसे एहसास हुआ कि एक बीस्ट उसे मारने वाला है, और वह उसका जवाब देने में देरी कर चुका है। मगर तभी कच आवाज सुनाई दी, तलवार की चमक नजर आई। उस बीस्ट का शरीर 2 हिस्सों में फट गया। खून बारिश बनकर देवांश पर गिरा, जो देख उसने और कनिका ने राहत की सांस ली। उसी पल उसके बगल में क्रांति नजर आई। उसी ने उस बीस्ट को मारा था। अब हिसाब पूरा हुआ, क्रांति ने कहा। थोड़ी देर पहले देवांश ने उसकी जान बचाई थी, अब उसने उसकी जान बचाई। वह किसी का एहसान ज्यादा देर नहीं रखती थी, जब मौका मिलता उसे उतार देती थी। देवांश के होठों पर मुस्कान आ गई, मगर इस वक्त उसने सिर्फ सिर हिलाया, फिर अपनी बहन की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में कई सारे बीस्ट आए, मगर उन सब का खेल खत्म करके वह अपनी बहन के नजदीक पहुंच रहा था। कनिका भी इसी तरह से उसके पास जा रही थी। क्रांति ने जब ये देखा तो खुद से बोली, यह इसकी बहन है क्या? यह इसके लिए इस जगह आया था? ऐसा कहते हुए भी क्रांति बीस्ट को मारती चली जा रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक जहाज पर पड़ी, और उस पर खड़े 2 लोगों को देख उसकी आंखें फिर से गुस्से से उबल पड़ी। ये दोनों अब भी बस खड़े हैं, टीम में ना सही, मगर इंसानियत के नाते मदद करने का फर्ज भी नहीं है इनमें। क्रांति को अब करण और पारो दिल से बुरे लगने लगे थे। इस जगह इंसानियत हार रही है, उनके लोग बुरी तरह से मर रहे हैं, मगर वह दोनों अब भी शांत हैं, मानो इंसानों की कीमत कुछ न हो उनकी नज़रों में। बहरहाल करण और पारो उस किले को देखने के बाद देवांश और कनिका को देखने लगे, जो एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ये देखकर करण को अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी, जो कि स्वाभाविक था। इधर देवांश और कनिका सारी मुश्किलों को पार करके आखिरकार एक दूसरे के पास पहुंच ही गए। दोनों की आंखों में आंसू थे। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तुम ठीक तो हो? देवांश ने रोते हुए पूछा। इस पर कनिका ने सिसक कर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत जख्मी हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है।
देवांश अलग हुआ, फिर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मेरा सबसे बड़ा मलहम तुम हो, सारे दर्द फिजूल है तुम्हारे आगे। मेरी बहन के लिए मैं इससे भी ज्यादा दर्द सहन कर सकता हूँ। सिर्फ तुम नहीं, मैं भी। कनिका रोते रोते हंसी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। उन दोनों को ऐसा लगा मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। करण ने ये देख अपना मुंह फेर लिया। फिर उन्हें नज़रअंदाज करके वह उस किले की तरफ जाने ही वाला था कि पारो ने गंभीर लहजे में कहा, ये दोनों बुरा फंस गए। ये सुनते ही करण ने नीचे देखा। भाई बहन दोनों इतना खो गए थे, उन्हें एहसास ही नहीं रहा कि उनके आसपास सैकड़ों बीस्ट जमा हो चुके हैं और सब उनकी तरफ ही उन्हें मारने के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आवाज़ें तेज हुई, उन दोनों को भी एहसास हुआ कि वह लोग बुरा फंस गए हैं। उनके चारे तरफ खतरनाक बीस्ट थे। कुछ के हाथों में जानलेवा हथियार थे तो कुछ के पंजे ही उन्हें खत्म करने के लिए काफ़ी थे। मेरे पीछे ही रहना, देवांश ने गंभीर लहजे में कहा। इस पर कनिका ने दृढ़ता से कहा, तुमसे बड़ी हूं मैं, तुम्हारे साथ लड़कर लड़ूंगी। तुम सिर्फ 10 सेकंड पहले पैदा हुई थी, 10 सेकंड से कोई फर्क भी पड़ता समझी? देवांश चिढ़ गया। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फर्क तो पड़ता है, बड़ी हूं, इसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। देवांश इस पर कुछ कहता, इससे पहले ही बीस्ट ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसे उन सबसे लड़ना पड़ा। कनिका भी अपने भाई का साथ दे रही थी, किसी भी मायने में वह देवांश से कमतर नहीं थी। मगर उन सब बीस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। वह उन्हें जितना मारता उतना कम था। धीरे धीरे करके आखिरकार दोनों की ऊर्जा कम होने लगी। बीस्ट उन पर भारी पड़ने लगे। उनके शरीर पर एक के बाद एक जख्म पड़ने लगे, लेकिन अब भी वह दृढ़ता से खड़े होकर उन सबसे मुकाबला कर रहे थे। क्रांति ने जब ये देखा तो खुद से बोली, ये ज़्यादा देर और टिक नहीं पाएंगे, मुझे इनकी मदद करनी होगी। क्रांति उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी, पर हालत तो उसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऊपर से उसके पास इतने सारे बीस्ट थे, जिस वजह से वह चाह कर भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ न सकी। दूर से देख रहा करण भी उन दोनों की हालत देख समझ चुका था, इस जगह ये दोनों मरने वाले हैं। उसने पारो को देखा जो थोड़ी सी चिंतित लग रही थी। ये देख उसे पत्थर मानव की बात याद आने लगी। जब उसने कहा था, तुम गलत का साथ दे रही हो, इस वजह से सही होकर भी तुम गलत हो। ये याद करते हुए करण ने बिना किसी भाव के कहा, तुम उनकी मदद करना चाहो तो कर सकती हो। पारो ने करण को देखा, फिर सामने देखकर बोली, जिस काम में तुम्हारा हाथ न हो, मैं उस काम को देखूंगी भी नहीं। पारो के कहने का साफ मतलब था, अगर करण उसकी मदद के लिए आगे जाएगा, तब वह मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी। करण नहीं जाएगा, वह ऐसा सोचेगी भी नहीं। करण भी इस चीज से वाकिफ था, मगर वह उन दोनों की मदद के पक्ष में नहीं था। उसकी दुआ से कल के मरते आज मर जाए, उसका कौन सा कुछ बिगड़ने वाला था। वहीं बीस्ट उन दोनों पर बहुत ज्यादा हावी हो चुके थे। दोनों के कपड़े खून से भीग चुके थे, हालत हर पल मौत के करीब पहुंच रहे थे। दोनों का हाल बेहद ही बुरा था। सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं रास्ता बनाता हूं, तुम उस रास्ते से निकल कर भाग जाना। हम में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है, देवांश ने कहा। जब वह ऐसा कह रहा था उस वक्त एक बीस्ट ने अपने पंजे से उसके चेहरे पर वार दिया। उसका चेहरा खून से लाल लाल हो गया, फिर भी उसने अपनी तलवार से उस बीस्ट का अंत कर दिया। कनिका ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ी हूं, मैं रास्ता बनाती हूं, तुम दूर चले जाओ। जिद्दी मत बनो, हम दोनों मर जाएंगे यहाँ। देवांश गुस्सा हो गया। कनिका ने कराहते हुए भी मुस्कान दी, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे, मुझे अपने पापा की तरह बहादुर बनना है, मजबूत बनना है, और मैं उनकी जैसी ही हूँ। देवांश इस पर कुछ कहना चाहता था, मगर तभी एक बीस्ट ने पीछे से आकर उसके पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आह! देवांश की चीख निकल पड़ी। वह एक घुटने पर आ गया था। उसी वक्त सामने से एक बीस्ट ने दांत दिखाते हुए अपने हाथ में पकड़े भाले को उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ा दिया। अगले ही पल में देवांश का दिल चीर जाने वाला था। नहीं, क्रांति और बाकियों ने ये सब देखा। वह पूरी ताकत से मदद के लिए आगे आए, पर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाए। जहाज पर खड़े सब ये देख गंभीर हो गए। करण को तो पहले से पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। वह भाला देवांश का अंत करने वाला था। ये खुद करण खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहा था, मगर तभी एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि जैसे ही वह भाला देवांश को खत्म करने वाला था, कनिका भागकर अपने भाई के सामने पहुंच गई और वह भाला उसके पेट को चीरकर बाहर आ गया। कनिका के मुंह से खून निकल आया। उसे हद से ज्यादा दर्द हुआ, पर उसकी आंखों में एक खुशी थी, अपने भाई को बचाने की खुशी, उस भाई को बचाने की खुशी जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था। दोनों में छोटे बड़े पर काफी बार लड़ाई हुई, लेकिन यही लड़ाई तो उनका प्यार थी, वही प्यार जो आज उन्हें इस मोड़ पर ले आया। दोनों का प्यार के दूसरे से कम नहीं था। सिर्फ कहने के लिए नहीं, वह सच में अपनी जान दे सकते थे एक दूसरे के लिए। नहीं, देवांश चिल्लाया।
अगले ही पल उसके शरीर से दो तरफ की ऊर्जा पागलों की तरह बहने लगी। दानवी ऊर्जा और शुद्ध देवता ऊर्जा, एकदम से उसकी ताकत बढ़ गई। देवांश ने अपनी तलवार से उस बीस्ट के सिर अलग कर दिया। फिर हड़बड़ा कर उसने उस भाले को बाहर निकाला। कनिका उसकी बाहों में आ गई, लेकिन अब वह खुश नहीं थी। ये तुमने क्या कर दिया? दानवी ऊर्जा क्यों इस्तेमाल की? मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता फर्क। देवांश फूट फूट कर रोने लगा। कनिका ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये तुम्हें भी अपना दुश्मन मानेंगे। कनिका जब ऐसा कह रही थी, उस वक्त सारी लड़ाइयां रुक चुकी थी। देवांश के पास से सारे बीस्ट दूर हो चुके थे। इंसानों की आंखें फैली हुई थी, खासकर क्रांति की। यह एक दानव है। क्रांति ही नहीं, बाकी सबको भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये हैरानी जल्दी ही नफरत में बदलने लगी। उनके लिए देवांश सिर्फ और सिर्फ अब एक दुश्मन था, जिसे खत्म करना बेहद जरूरी था। ये तो एक दानव है, वो भी ऐसा दानव जिसके शरीर में शुद्ध देवता ऊर्जा भी है। इसे देखकर लॉर्ड बीस्ट बेहद खुश होंगे, कदम ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं आसिफ ने सरजीत से कहा, इसको इसी वक्त मारना होगा। यह अगर बीस्ट ट्राइब से जुड़ गया या फिर दानव जाति से जा मिला, तब इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। फिर इस खतरे को पनपने से पहले ही खत्म करना बेहतर होगा, सरजीत ने कठोर स्वर में कहा। अब इस जगह उन्हें बीस्ट से बड़ा खतरा देवांश लग रहा था, और बीस्ट के लिए देवांश एक खास चीज जो उनके लिए फायदे का साधन था। क्रांति को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने चिल्लाते हुए सरजीत से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने अब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसे मारना सरासर गलत है। तुम चुप रहो क्रांति, तुम अगर उसका साथ दोगी तो तुम्हें गद्दार माना जाएगा, और गद्दारों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं ये तो तुम अच्छे से जानती हो, पेंथर टीम की लीडर ने बेहरमी से कहा। उसका साथ देते हुए सरजीत भी बोला, इस मामले में नाक मत अड़ाओ क्रांति, यह मेरा आदेश है। क्रांति कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह ना पाए, मदद करना चाहती थी मगर मदद कर ना पाए। वहीं जहाज पर खड़े लोग भी हैरान थे। दानव जाति से है ये, लेकिन क्यों? वो लड़की इतनी अच्छी है, उसे मारना, उसे किस तरह से? रोनित को समझ नहीं आ रहा था वह इस मुद्दे पर क्या बोले। कनिका ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया था, करण से उनके लिए लड़ गई थी, उनकी रक्षा के लिए खुद सबसे आगे खड़ी थी। वह एक दानव कैसे हो सकती है? क्रांति भी ऐसा ही सोच रही थी। जिस तरह से देवांश ने उसे बचाया था, उसकी डांट सुनी, पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा शख्स एक दानव कैसे हो सकता था? लेकिन इन सब से अलग करण एकटक कनिका को देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। जिस तरह से कनिका अपने भाई के लिए आगे आए, उस भाले को अपने ऊपर लिया, इस चीज ने करण को अंदर तक हिला दिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आने लगे, जहां पर उसने अपनी बहनों को बचाने के लिए हर एक से लड़ाई की। सामने इंसान आया या दानव, देवता हो या बीस्ट, वह सबसे टकरा गया। कुछ समय के लिए अपनी करिश्मा को भूल गया, मगर जब उसने एक बड़े युद्ध के बाद अपनी बहनों को जिंदा किया, तब उन दोनों ने उसकी पीठ में तलवार भोंक दी, उसे जान से मार दिया, उसके चंद्रा को उससे छीन लिया, पारो और प्रियांशी को लगभग मार डाला, बीस्ट सुरसा को जान से मार दिया। इससे भी जरूरी, उन दोनों ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया, उस भरोसे को तोड़ दिया जिसके लिए ये रिश्ता बनाया गया था। उसके प्यार का मजाक बनाया गया। करण सूर्यवंशी, मूर्ख सूर्यवंशी, उन दोनों की आवाज करण के कानों को चीर रही थी। और एक तरफ ये दोनों थे, दोनों का प्यार सच्चा, भाई बहन के रिश्ते को समझने वाले। देवांश जैसा भाई जो पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया बस अपनी बहन के लिए। कनिका जैसी बहन जो अपने भाई के लिए जान पर खेल गई। करण की सांसें ये देखकर भारी होने लगी। करण के दिल में बह रही नकारात्मक ऊर्जा फड़फड़ाने लगी। उसका शक्तियों का भंवर धीमे होने लगा। पारो ने ये सब गौर किया, जिस वजह से उसे करण की फिक्र होने लगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं लग रहे हो, पारो ने कहा। ये सुन करण ने सिर झटका, फिर गहरी गहरी सांस लेकर पारो को देखा, और अगले ही पल उसे कनिका की बातें याद आने लगी। तुम उन लोगों के लिए, अपने लोगों को दुख क्यों पहुंचा रहे हो? ये सुनाई देते ही करण को सील वाला किस्सा याद आने लगा, जब पारो उस सील को इसीलिए नहीं तोड़ पाई क्योंकि वह करण के साथ थी। तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, क्या हो रहा है तुम्हें? पारो की आंखें नम हो गई। करण खड़े खड़े कांपने लगा था। उसके दिल में देव बर्फ महारानी का दिल था, जो उसकी सोच को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। करण कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपनी नजरें देवांश और कनिका से फेर ली। उसी पल करण को एक जोरदार झटका लगा, और उसने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा। यह मैं कहाँ आ गया? करण बड़बड़ाया। तभी उसने ध्यान दिया कि उसका शरीर जमीन में धंस रहा है। कोई ताकत उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही है।
करण ने ये देख उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस खाली जगह से दो बड़े बड़े काले रंग में हाथ निकले, जिसने उसे पकड़कर जमीन के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? करण पूरी ताकत से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसे जमीन के अंदर दो चेहरे नजर आने लगे। करण सूर्यवंशी, मूर्ख सूर्यवंशी, तुम तो पहले भी मूर्ख थे और आज भी मूर्ख हो। हमसे बदला नहीं लोगे तुम, उसके लिए तुम्हें इस जगह आना होगा। यह आवाज दीपिका की थी, उसकी बहन की। अंडस्को, नकारात्मक देवता की आवाज। करण एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां सिर्फ अंधेरा था और जमीन उसे निगलने की कोशिश में थी। जब उसने उससे दूर जाने की कोशिश की तो दो काले हाथों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे अपनी बहन दीपिका की आवाज सुनाई देने लगी। जिस जगह से वह हाथ निकले थे उस जगह उसे अपनी दोनों बहनों के चेहरे नजर आने लगे, जो उसे अपने पास बुला रही थीं। क्या हुआ मूर्ख सूर्यवंशी, बदला नहीं लोगे? अपनी बहन के पास आओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाकर गहरी नींद सुला दूंगी, दीपिका ने कहा। फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। ये सब देख और सुन करण की आंखें लाल होने लगी। तुम दोनों में मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। करण दहाड़ा और तेजी से उनके पास जाने लगा, लेकिन एकदम से उसे कुछ देर पहले घटा मंजर याद आया, जहां कनिका ने अपने भाई देवांश के लिए खुद को मौत के मुंह में डाल दिया। ये याद आते ही करण अचानक से रुक गया, जो देख खुशबू ने मुस्कराते हुए कहा, क्या हुआ करण, तुम रुक क्यों गए? क्या तुम डर गए हो? अपनी बहन को दर्द नहीं देना चाहते? मैं तुम्हें। करण दांत पीसने लगा, मगर तभी उसे दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वहां उसे वह नजारा दिख रहा था जब सुंदर वन जंगल में प्रतियोगिता होने वाली थी, जिससे पहले सुनंदा उसके सामने थी और उसने बड़ी प्यार से करण को एक लॉकेट दिया, मगर करण ने उसे हाथ भी नहीं लगाया और उसे धमकी देकर चला गया। सुनंदा टूट टूट कर रोने लगी। वह लॉकेट अपने भाई के लिए लाई थी। उसके सगे भाई ने तो उसके साथ धोखा किया, लेकिन करण ने भी उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। क्या देख रहे मूर्ख सूर्यवंशी, ज्यादा देर रुके तो हम चले जाएंगे। फिर अपना बदला किससे लोगे तुम? खुशबू ने कहा। ये सुनते ही करण ने खुशबू को देखा, मगर इस वक्त उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। तभी उसे राजवीर की आवाज सुनाई दी, उसे बचा लो, उसे वो लोग मार देंगे। भाई बोलती है मुझे, उसे बचा लो लीडर। ये सुन करण ने मुड़कर देखा, सामने राजवीर उसके पैर पकड़कर भीख मांग रहा था। उसके आंसू करण में जूतों पर टप टप करके गिर रहे थे। करण का गला सूखने लगा। तभी उसे दूसरी तरफ से भी आवाज सुनाई दी, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं आपको भैया बुला सकती हूं ना? करण ने दूसरी तरफ नजरें की। उस जगह वह छोटी सी बच्ची थी, जो अपने खेत को बचाने के लिए करण से विनती कर रही थी, मगर करण ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसका सिर फूट गया और वह रोते रोते बेहोश हो गई। ये देखते ही करण के कदम पीछे की तरफ हो गए। उसका दिल बेचैन होने लगा। उसी वक्त उसे प्रियांशी नजर आने लगी, जो सुनंदा को बचाने के लिए जाने वाली थी, मगर करण की वजह से उसके कदम थम गए। उसकी आंखें नम थी और वह बस करण को देख रही थी। तभी उसके पीछे वैद्य मास्टर नजर आने लगे, जो करण के सामने रो रो कर अपनी पत्नी का इलाज मांग रहे थे। उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ करण से थी, मगर करण ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। उसी पल उसे पारो दिखी, जो उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सील उससे नहीं टूटी। उसके पास खड़े पत्थर मानव ने कहा, तुम शायद गलत न हो, लेकिन गलत का साथ दे रही हो, इसीलिए गलत हो। ये सब सुनकर और देखकर करण को चक्कर आने लगे ही थे कि उसके सामने एक और मंजर नजर आने लगा, जब रेतीले दानवों ने ढेर सारे लोगों को उसकी नजरों के सामने मार दिया। उसके पास से एक लड़की गुजरी, उसने करण को हाथ भी दिया, लेकिन करण ने उसे नहीं बचाया। उसकी नजरों के सामने रेतीले दानव ने उसे निगल लिया, जिसके पास उसे क्रांति नजर आए, जो रो रो कर कह रही थी, क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी। ये सब देख करण को बहुत ज्यादा अजीब और घबराहट सी हो रही थी। तभी जमीन के अंदर से दीपिका की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ करण, तुम हमें भूल गए क्या? भूल गए किस तरह से? मैंने तुम्हारी पीठ में तलवार घुसाई थी, किस तरह से पारो और प्रियांशी को मारा था, और मैंने तुम्हारा सीना चीरकर नंदक तलवार को निकाला था। ओह मार करना, तुम तो उसे चंद्रा कहते थे न? खुशबू ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही करण का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उसे वह नाजरा याद आने लगा, जब उसे धोखा दिया गया था, उसे मारा गया था, जिसकी सजा पारो और प्रियांशी को मिली, बीस्ट सुरसा को मिली, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, करण चिल्लाया। लेकिन इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने नजारा बदल गया। उसे देवांश और कनिका नजर आने लगी। देवांश मरने ही वाला था, मगर उसकी बहन ने उसकी मौत अपने ऊपर ले ली। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या साबित होना चाहता है इससे? करण चिल्लाया। लेकिन उसे पारो, प्रियांशी और बाकी सबके नज़ारे एक साथ दिखने लगे।
उनका दर्द, उनके आंसू, उनके आश, उनका प्यार, सब उसकी आंखों के सामने आ गया। करण की आंखें भीग आई जब वह देखता कि पारो और प्रियांशी जो उसके हर फैसले का खुशी खुशी साथ देती थी, आज उनकी आंखों में नमी थी। वह बेशक उसके साथ थी, इसकी वजह सिर्फ उनका प्यार था, मगर वह अब उससे खुश नहीं थी। दिल पर पत्थर रखकर वह हर बार उसके साथ खड़ी रही। राजवीर जिसका बचपन से कोई नहीं था, उसके प्यार ने भी पैसों के साथ उसे धोखा दिया। उसे सुनंदा जैसी बहन मिली, मगर अजगर वंश कबीले के लोग उसे ले गए। राजवीर रोता रहा, करण से भीख मांगता रहा। सुनंदा जिसके पिता को अजगर राजा कबीले ने गुलाम बनाया, हजारों लोगों के सामने उन्हें मारा। सुनंदा एक बेबस बेटी होके बस देखती रही। वह बस करण से कुछ सीख कर अपने भाई और पिता को आज़ाद करवाना चाहती थी, पर उसके भाई ने उसे धोखा दिया, और करण पहले से यह जानता था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। जबकि सुनंदा उसे अपना भाई मानने लगी थी। वह किसान की बेटी और बहुत से लोग जिनकी करण मदद कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक रिश्ते की वजह से उसने उनकी मदद नहीं की। भाई बहन के रिश्ते की वजह से उसे इस रिश्ते से नफरत हो गई। पर आज वही रिश्ता उसकी नज़रों के सामने था, कनिका और देवांश के रूप में। उन्होंने इस रिश्ते को जिंदा रखा, उसे सच्चे दिल से निभाया। उनके लिए ये रिश्ता उनका सबसे अनमोल खजाना था। करण ये सब देख सोच ही रहा था कि उसे आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने जिस रिश्ते को गलत समझा, वह रिश्ता कभी गलत था ही नहीं। उसे निभाने वाले गलत थे। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इनमें लड़ाई होती है, बहस होती है, मगर यह सब ही इस रिश्ते को जोड़े रखता है। नकारात्मक देवता, करण बड़बड़ाया। यह आवाज़ दरअसल नकारात्मक देवता की थी, और वह जो कह रहे थे उसे सुनकर करण को अपनी गलती का एहसास होने लगा। नकारात्मक देवता ने कहा, एक तरफा मोहब्बत प्रेमिका से हो, जन्म देने वाला माँ बाप से हो, सगी बहनों से हो या अपने अजीज दोस्त से हो, हमेशा दुख देती है। उन दोनों ने तुम्हें धोखा दिया, प्यार का झूठा नाटक किया, पर तुमने उन्हें प्यार की। प्यार पत्थर में भी फूल को जन्म दे सकता है। ये सुनने में और सुनाने में अच्छा लगता है, हकीकत इससे कोसों दूर होती है। करण सब समझ रहा था, उसे क्या समझाया जा रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, और उसने पूछा, ये चीज़ आप पहले भी मुझे समझा सकते थे। उस वक्त तुम समझने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे दिल में फैली नकारात्मक ऊर्जा पर तुम्हारा काबू नहीं था। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो उसे ग्रहण करना चाहता हो। जिसके दिमाग में सिर्फ नफरत और बदला हो, उसके लिए हर ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद करने का जरिया है, नकारात्मक देवता ने कहा। दरअसल वह कभी भी करण को बुरा बनाना ही नहीं चाहते थे, बस वह उसे अंदर से मजबूत करना चाहते थे। इसी वजह से युद्ध देवता विक्रमादित्य ने बीच में नहीं आए। बाकी देवता डरे हुए थे, पर वह शांत थे। नकारात्मक देवता ने आगे कहा, इस अंधेरे से तुम्हें अकेले ही निकलना होगा। अगर आज इससे जीत गए तो सब तुम्हारे साथ होंगे, और अगर हार गए तो साथ होकर भी कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। नकारात्मक देवता की आवाज़ उस जगह से गायब हो गई। करण बस इन शब्दों को सुनकर समझ गया, ये लड़ाई खुद से। मैं अपने लोगों को मेरी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। समझी, तुम दोनों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर तो हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगले ही पल उस जगह से एक साथ कई सारे हाथ निकल आए, जिन्होंने आकर करण को पकड़ लिया। उसे वह उस अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे करण दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आ पाता। एक बार हार गया तुमसे, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन अब नहीं। अपने दुश्मनों से हारना करण सूर्यवंशी ने कभी सिखा नहीं, करण ने कहा, और अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ जाने लगा। जो देख दीपिका और खुशबू का चेहरा गायब हो गया, और उस जगह नजर आया एक नकारात्मक ऊर्जा से बना भंवर, जिसके अंदर धड़क रहा था एक दिल। दरअसल खुशबू और दीपिका का भ्रम फैलाने वाला ये दिल ही था, जो करण को चेतना को हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा से भर देना चाहता था। उसे एक जीता जागता दरिंदा बना देना चाहता था। लेकिन करण भी कमजोर नहीं था। सैकड़ों हाथों ने उसे आके खींचना शुरू रखा, मगर वह भी पूरी ताकत के साथ उनसे दूर हट रहा था। पर उसी वक्त और भी कई सारे हाथ आए, जिन्होंने के पूरे शरीर को अपने अंदर समा लिया, करण के मुंह को दबोच लिया। दूसरी तरफ देवांश अपनी बहन को लेकर जमीन पर लेट गया। कनिका के पेट से खून बहता चला जा रहा था। देवांश ने रोते हुए उसके पेट पर अपने कपड़ों को फाड़कर बांध दिया, ताकि खून रुक सके। उसके पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं थी जो उस जख्म को जल्दी से भर दे। देवांश ने सबको देखकर चिल्लाते हुए कहा, कोई डॉक्टर है, हिलर है, मेरी बहन को बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूं। देवांश ने आश भरी नजरों से सबको देखा। उसके हाथ जुड़े हुए थे। इस वक्त बीस्ट हो या इंसान, कोई भी उसकी बहन को बचा लेता तो वह जीवन भर उस नौकर बन जाता। अंशु को ये देखा नहीं गया, उसकी आंखें नम हो गई। वह दौड़कर उसकी मदद के लिए भागी, मगर उसके सामने आसिफ नजर आया।
एक कदम भी आगे रखा तो तुम्हारे पूरे परिवार को गद्दार घोषित कर दिया जाएगा, आसिफ ने उसे चेतावनी दी। जो सुन क्रांति ने दांत पीसते हुए आगे आके कहा, वो एक हिला है, उसका फर्ज है उसका इलाज करना। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? शांत रहो क्रांति, सरजीत ने उसे आंखें दिखाई, मानो कह रहा हो कि एक और शब्द तुम्हें सजा दे सकता है। भोला और अंशु ने क्रांति को पीछे खींच लिया। सरजीत ने आसिफ को देखा और आसिफ उड़कर देवांश के पास जाने लगा। उसके हाथ में तलवार थी, इसी से वह देवांश का सिर कलम कर देने वाला था। भाई जाओ यहाँ से, वह तुम्हें मारने आ रहा है, कनिका ने रोते हुए कहा। देवांश ने अपने दांत पीस लिए, ये सच में मरना चाहता है। ऐसा कह वह खड़ा हुआ, जमीन पर पड़ी तलवार को उठाकर नफरत से आसिफ को घूरने लगा। आसिफ उससे कुछ दूरी पर आके रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वादा करता हूँ दर्द का एहसास भी नहीं होने दूंगा। अगर मेरी बहन को तुम बचा लो, उसे यहाँ से जिंदा जाने दो, तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, देवांश ने कहा। इस पर आसिफ ने अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे बाद उसको मारना जरूरी है, मैं हताश हूँ जो तुम्हारी इच्छा पूरी न कर सका। ऐसा कहते ही आसिफ ने तलवार से देवांश पर हमला कर दिया। जवाब में देवांश ने अपनी तलवार से उसके वार को रोका, लेकिन आसिफ बहुत ज्यादा ताकतवर था, उससे ऊपर से देवांश बहुत जख्मी। पर अपने हमले को रुकते देख आसिफ की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई। यह मुझसे इतने कम स्तर पर है, फिर भी इसने मेरे पूरी ताकत से किए गए वार को रोक लिया। आगे जाकर तो यह और भी ताकतवर बन जाएगा। नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए इसे मरना ही होगा। आसिफ ने अपने दूसरे हाथ में शक्तियों को जमा किया। देवांश ने ये देख लिया था, मगर वह कुछ करता इससे पहले ही उसके सीने पर मुक्का पड़ा। उसके सीने की कई सारी हड्डियां एक साथ चटक गई। इम्पैक्ट से वह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। उसकी आंखें दर्द से बाहर आ गई। भाई, कनिका सिसक सिसक कर रोने लगी। वह रेंगते हुए अपने भाई के पास जा रही थी, पर दर्द इतना था कि बेचारी रो पड़ती। आसिफ ने देवांश की तरफ जाते हुए कहा, बात मानकर मौत स्वीकार करते तो दर्द कम होता तुम्हें। लेकिन वह आगे और बढ़ता, इससे पहले ही उसने देखा ड्रैगन कदम अचानक से देवांश के पास पहुंच गया। उसने उसके बालों से उसे उठाया। तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, ड्रैगन कदम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आसिफ से बोला, तुम इसे नहीं मार सकते, इसे लॉर्ड ड्रैगन को देना है। हाँ, इसकी शक्तियों को सोखने के बाद तुम्हें दे दूंगा, तब मार देना अगर जिंदा बचे तो। आसिफ का चेहरा गुस्से से भर उठा, लेकिन तभी उसने देखा कि कनिका रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। ये देख उसने उसकी पीठ पर पैर रखकर रोक दिया। आह, कनिका को बेतहाशा दर्द हुआ। उसे जाने दो, देवांश चिल्लाया। लेकिन आसिफ ने कोई रहम न दिखाते हुए अपने जूते को कनिका के जख्म पर गड़ाना शुरू कर दिया। उसके मन में दानवों के लिए गहरी नफरत थी। तुम लोगों ने मेरे माता पिता को खा लिया, तब से तुम सबको खत्म करने की कसम ली है मैंने, तुम सबको मार दूंगा मैं, आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। सबकी नजरों के सामने उसने अपनी तलवार को हवा में उठाया। जो देख देवांश चिल्लाया। क्रांति ने मुट्ठी भींच ली। बाकी सब ये देखकर खुश होने लगे। हर कोई चाहता था कनिका मर जाए। अंडस्को 1199 करण इज बैक। आसिफ ने अपने जूते से कनिका के जख्म को दबा रखा था। वह चीख रही थी, रो रही थी, अपने भाई के पास जाने की कोशिश कर रही थी, मगर आसिफ को उस पर कोई रहम नहीं आया। उसकी तलवार हवा में थी और सबकी नजरें उस पर। दरअसल आसिफ दानवों से बेहद नफरत करता था। वह एक छोटे से गांव में रहा करता था, जहां उसका भला पूरा परिवार था। एक दिन दूर शहर घर का सामान लेने गया। जब वापस आया तो उसे पता चला उसके गांव पर दानवों ने हमला किया था, और उस हमले में उसके परिवार का अंत हो गया। उस दिन से आसिफ के मन में दानवों के लिए गहरी नफरत ने जन्म ले लिया। उसने मेहनत की, बहुत मुश्किलों का सामना किया, और दानवों को मारते मारते उसने उन्हें जड़ से खत्म करने का मिशन बना लिया। बहरहाल हवा में उसकी तलवार चमक रही थी, बाकी सब बस तमाशा देख रहे थे। देवांश पागलों की तरह चिल्ला रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था कदम से खुद को छुड़वाने के लिए, लेकिन उसके आगे वह बेहद कमजोर सा था। मेरी बहन को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देवांश चिल्लाया। मगर आसिफ ने उसकी एक न सुनी, अपनी तलवार से कनिका के सिर पर वार कर दिया। जो देख देवांश का मुंह ठंडा पड़ गया। वह तलवार उसके सामने उसकी बहन के सिर के पास पहुंची। अगले ही पल कनिका का सिर कलम होने वाला था, उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबकी आंखें फैल गई। एक हाथ ने आकर उस तलवार को नजदीक आते ही रोक दिया। जो देख पारो के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं आसिफ और बाकी सब उस हाथ को देखते हुए नजर उठाकर देखने लगा। सामने एक फिगर था जो बेहद शांत था, उसकी नजरें कनिका पर टिकी हुई थी। कनिका को उस फिगर के बस पैर दिख रहे थे। उसने जब सिर उठाकर ऊपर देखा तो वह खुद भी दंग रह है। देवांश भी एकदम से हिल सा गया। गुरु, देवांश बड़बड़ाया।
दरअसल वह फिगर कोई और नहीं करण था, जिसने सही मौके पर आकर कनिका को बचा लिया। आसिफ की आंखें सख्त हो गई। तुम एक दानव को बचाने की कोशिश कर रहे हो? करण ये सुनकर कुछ देर शांत रहा। दर्द में कराह रही कनिका को देखकर उसने नजर उठाई। ठंडी आवाज में उसने कहा, दानव के खिलाफ खड़ा हूं। क्या मतलब? आसिफ ने गुस्से में अपनी तलवार को लेने की कोशिश की, मगर करण के हाथ से तलवार ऐसे चिपक गई थी मानो चुंबक हो। आसिफ पूरी ताकत भी लगा ले तो भी तलवार वापस नहीं ले सकता था। ये देख सरजीत और बाकियों की आंखें छोटी हो गई। वह हड़बड़ाकर आसिफ के साथ आके खड़े हो गए। तुम एक इंसान हो और इंसान होकर एक दानव की रक्षा करके तुम इंसानियत को खतरे में डाल रहे हो। भूलो मत, इन लोगों कितने लोगों को खाया है, सरजीत ने कहा। करण ने ये सुना, फिर ठंडी निगाहों से उसे देखा। इतने बूढ़े होकर भी तुम इतने अक्लमंद नहीं हो पाए। अच्छे और बुरे का फर्क करना नहीं आया तुम्हें, करण ने कहा। ये सुन सारे कमांडर नाराज नजर आने लगे। आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा, बदतमीज, अपने बड़ों से बात करने का ढंग नहीं है तुम्हें। उसने इतना कहा ही था कि उसने ध्यान दिया कि करण ने तलवार को इतनी ताकत से पकड़ा। तलवार में क्रैक पड़ने लगे। अगले ही पल तलवार टूटकर चूर चूर हो गई। इम्पैक्ट से आसिफ लड़खड़ाकर दूर हो गया, मगर इतनी ज्यादा ताकत देख उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। बाकी लोग भी थोड़े से डर गए थे। करण ने उन सबको नजरअंदाज करके कनिका के पास बैठ गया। उसने उसे सीधा लेटाया, फिर एक बूंद खून को अपनी आंख में रगड़कर उसकी रिपोर्ट पढ़ने लगा। कनिका दर्द में थी पर उसकी नज़र एक टक बस करण पर थी। पता नहीं क्यों अब उसे करण के पास होने से एक गर्माहट महसूस हो रही थी, ऐसी मानो कोई ऐसा हो जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल उसके भाई देवांश की तरह या फिर उससे भी ज्यादा। कनिका को यह भी एहसास नहीं हुआ उसने कब करण का हाथ पकड़ लिया था। करण ने कहा, तुम्हारे अंदरूनी ऑर्गन खराब नहीं हुए हैं। ऐसा कहते ही करण ने बर्फ की पकड़ तकनीक का इस्तेमाल करके उसके पेट पर एक बेल्ट बांध दी, जिससे उसका खून रुकना बंद हो गया। फिर कुछ गोलियां खिलाकर बोला, इस किस्से को खत्म होने से फिर मैं तुम्हारा पक्का इलाज कर दूंगा। तुम डॉक्टर हो? कनिका ने नम आंखों से पूछा। इस पर करण ने सिर हिलाया, फिर उसे गोद में उठाकर उसने पारो को देखा। पारो के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वह झट से करण के पास पहुंच गई। उसने कनिका को अपनी गोदी में ले लिया। करण पारो के चेहरे पर आई चमक को देख अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया। बहुत समय बाद उसने पारो को दिल से खुश देखा था। उसी दौरान सरजीत ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा, इन दानवों को इस जगह से हम जिंदा नहीं जाने देंगे। आसिफ ने भी साथ देते हुए कहा, बेशक इसके लिए मुझे कुर्बान क्यों न होना पड़े, इन दानवों ने मेरे परिवार को खत्म किया था, इन्हें यहाँ से जिंदा मैं नहीं जाने दे सकता है। ऐसा कहते ही उसने और बाकियों ने अपने शरीर से शक्तियां निकालना शुरू कर दिया। करण ने उनकी बातों को सुना, फिर आसिफ से बोला, तुम्हारे परिवार को दानवों ने खा लिया, बस इस वजह से तुम पूरी दानव जाति से नफरत करने लगे हो। तुम्हें ये बस इतनी सी बात लगती है, जब खुद पर ऐसा कुछ होता तो मालूम चलता, आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। करण ये सुनकर आह भरने लगा। उसने बड़े शांति भरे लहजे में कहा, मुझे भी बहुत से दानव मारना चाहते हैं, पहले मेरी भी तुम्हारी जैसी ही सोच थी, जब तक मेरी जिंदगी में वो दानव लड़की नहीं आई। करण इस जगह का मंडिका का जिक्र कर रहा था। उसने आगे कहा, वो लड़की शुरू में मुझे मारना चाहती थी, मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इंसानों को खाती थी, लेकिन जब से वह मेरे साथ रहने लगी, धीरे धीरे उसने इंसानों को खाना छोड़ दिया, मेरे अपनों की चिंता करने लगी, मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई, और आज भी वह मेरी वजह से कैद में है क्योंकि उसके बदलने की कोशिश की। सब ये बड़े ध्यान से सुन रहे थे। देवांश और कनिका को अब समझ आ रहा था क्यों करण को उनके दानव होने से कोई दिक्कत नहीं हुई। करण ने कहा, वह आज कैद में है, मगर मैं जल्द उसे रिहा करवाऊंगा, और अगर इसके लिए मेरे खिलाफ दानव जाति आए, इंसान आए, देवता आए, उन सबको मार दूंगा। बकवास बकवास, दानव कभी नहीं बदल सकते, आसिफ ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन करण ने इस पर कहा, अगर तुम जैसे लोग अपने दिल में नफरत लेकर उन्हें दूसरे नजरिए से नहीं देखोगे तो वो किस तरह से बदलेंगे? वो इंसानों को खाते हैं, इस बात को तुम किस तरह से बदल सकते हो? आसिफ ने कहा। जवाब में करण ने कहा, इंसान में खाने के लिए क्या है? मांस, हड्डियां, खून या उसका दिमाग? ये सब एक जानवर में भी होते हैं। तुम सब उन जानवरों को खाते हो। अगर दानव तुम्हारे लिए दानव है, फिर तुम भी जानवरों के लिए दानव से कम तो नहीं। पर देवांश जमीन पर गिर पड़ा। कदम ने उसे छोड़ दिया था और वह बड़ी बड़ी आंखों से करण को देखने लगा। बाकी बीस्ट भी करण को बड़ी ध्यान से देख रहे थे और इंसानों का मुंह बंद हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस बात को वह किस तरह से प्रतिकार करे। जो तर्क करण ने फेंक कर मारा था, उसका जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। ड्रैगन कदम बड़े बड़े कदमों से करण के पास आया। कुछ पल उसे देखने के बाद उसने कहा, आज तक हमारे बारे में ऐसा सोचने वाला कोई इंसान नहीं था।
मगर आज तुमने वह बात कही जिस बात को कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। शीत तितली भी सिर हिलाते हुए बोला, इन लोगों ने मेरे अंडों को चुराया और उन्हें महंगे रेस्तरों में बेच दिया जहां पर अमीर लोग आकर उन्हें खा रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। बाकी बीस्ट भी एक एक करके ऐसा कहने लगे। और जब उन्होंने ऐसा कहा तब क्रांति ने भी झट से आकर आगे बोला, जानवरों को मारने के लिए इंसानों के अलग अलग गुट है। हर दिन सैकड़ों जानवर सिर्फ हमारे स्वाद के लिए मौत के घाट उतर जाते हैं। इस तरह से हम भी दानव ही हुए। कमांडर आसिफ, अगर मारना ही तो सबसे पहले हमको मारो, फिर खुद को। तुम सब गलत हो, वो जानवर है, हम उन्हें खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसिफ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। करण ये सुनकर उसके पास आया। जानवरों और दानवों की प्रकृति है मांस खाने की, हम इंसान हैं। हमारी प्रकृति सबको ज्ञान देना, ज्ञान देने से लोग बदलते हैं, तरक्की करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा तुम मांस खाना छोड़ दो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर जानवर तुम्हारे लिए खाना है तो तुम भी किसी के लिए खाना हो। तुम इस बात से पूरी दानव जाति से नफरत नहीं कर सकते कि कुछ दानवों ने तुम्हारे परिवार को खा लिया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? आसिफ चिल्लाने लगा। उसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई थी, उसे सही और बुरे में कोई अंतर नजर ही नहीं आ रहा था। मगर तभी करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें मारकर अपने खौफ से सबको अपनी बात मनवा लूं, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं। जिस तरह से तुम उन दानवों की वजह से इन दोनों से नफरत कर रहे हो, इसी तरह से मैं भी कुछ लोगों की वजह से भाई बहन के रिश्ते को बुरा समझने लगा था। मगर बहुत मुश्किलों के बाद इस दलदल से बाहर निकला हूं और तुम्हें भी इससे निकलना होगा, वरना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारी वजह से तकलीफ होगी। करण ने मुड़कर पारो को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। बहुत दिनों बाद वह करण का वो रूप देख रही थी जो लड़ाई को आखिरी रास्ता समझता था, और यही तो असली करण था। आसिफ ये सब सुनकर कुछ पल करण को देखता रहा। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज पहली बार आसिफ की आंखों से आंसू बहे जब से इसके परिवार का अंत हुआ था। तब से वह उस दर्द को अपने दिल में दबाकर घूम रहा था, लेकिन आज वह दर्द आखिरकार बाहर आ ही गया। सरजीत ने कहा। वहीं बाकी लोगों को भी करण की बातों का मतलब समझ आने लगा था। उनके मन में जो नफरत थी वो काफी हद तक अभी के लिए कम हो गई थी। कनिका ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं जानती थी तुम अच्छे हो। देवांश भी नम आंखों से करण को देख रहा था, और अब उसे पारो की बात का असली मतलब समझ आ रहा था। करण से सिर्फ सीख सकते हैं, जीत नहीं सकते, और वो उससे जीतने के लिए लड़ा, इसीलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अगर वह सीखने के लिए लड़ता तो शायद उसमें कुछ बदलाव नजर आता। करण को भी सब में आया बदलाव देख काफी अच्छा लग रहा था। उसके शक्तियों के नाम में बैठी लाइट देवता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वक्त आ गया है, उन्होंने कहा। इधर करण ये सब देखकर खुश हो ही रहा था कि उसी दौरान उस जगह के आसमान के रंग बदलने लगा। चारों तरफ से अंधेरा सा छाने लगा, पर अगले ही पल उस आसमान में एक बड़ा सा शक्तियों का भंवर नजर आने लगा, जिसमें से लाल रंग की चमक पूरे इलाके में फैल रही थी। जिसके केंद्र में एक बड़ी सी सील नजर आने लगी। उस सील में बड़े ही भयानक से चेहरे नजर आ रहे थे। उनके अंदर से खून के रेशे उस काले किले के पीछे जा रहे थे। ये सब क्या है? सरजीत हैरान नजर आने लगा। इस पर कदम ने कहा, 7 लॉर्ड 20 लाख लोगों की बलि देकर उस खजाने पर लगी सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 20 लाख लोग? ये सुन के सबकी आंखें फटकर बाहर आ गई। कदम ने करण से कहा, हम अब अपने लॉर्ड का आदेश मान रहे थे, क्योंकि वो हमारे बारे में सोचते थे, मगर आप सिर्फ ना इंसानों के लिए बल्कि हमारे और दानवों के लिए भी सोचते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं आपका साथ दूंगा। इस पर तितली और बाकी लोग 20 भी आगे आकर करण का साथ देने के लिए मान गए। उन्हें तो उसमें अपना लीडर नजर आ रहा था। इंसानों की तो आंखें ही बाहर आ गई थी। ये दुश्मन जो उन्हें मारने वाले थे, वह अब उनका साथ देंगे। सबसे बड़ा झटका तो खुद आसिफ को लगा। फिर खुद को संभाल कर बोला, आप सही थे, बदलाव आ सकता है, बस बदलाव लाने वाला चाहिए। फिर सिर झुकाकर बोला, आपका क्या आदेश है? बाकी कमांडर भी अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। श्रेष्ठ 20 भी करण के सामने झुके हुए थे। जो देख पारो बड़बड़ाते हुए बोली, फिर से बन गया लीडर, बेचारी की किस्मत। ये सुन कनिका और देवांश ने करण को देखा, जो अपना सिर खुजा रहा था। उसे भी नहीं लगा था ये लोग उसे लीडर ही बना बैठेंगे, मगर क्या कर सकते हैं, मैं हूं ही इतना खास, सबके लिए प्यारा बन जाता हूं। मुंह मियां मिट्ठू बनने के बाद उसने क्रांति से कहा, बोलो लीडर, क्या करना है अब? मैं? क्रांति भ्रमित नजर आने लगी। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम ही तो हमारी लीडर हो, आदेश दो। क्रांति कुछ देर तो करण को देखती रही, फिर सीना फूलाकर सिर उठाकर बोली, हम जख्मी लोग और बाकी कमजोर 20 बंदियों को रिहा करवाएंगे।
तुम, पार्वती और बाकी श्रेष्ठ बीस्ट उन लॉर्ड बीस्ट को हराएंगे। लेकिन हम उतने ताकतवर नहीं है, हम इनका सामना नहीं कर सकते, ड्रैगन कदम ने कहा। इस पर सरजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम देंगे न तुम सबका साथ। इस पर आसिफ ने भी कहा, हमारे लोगों के लिए तुम अपने लॉर्ड के खिलाफ कर सकते हो, तो हम भी तुम्हारा साथ आखिरी वक्त तक देंगे, फिर तुम्हें जिंदा रहना होगा, कदम ने हंसते हुए कहा। जो सुन आसिफ और बाकियों के होठों पर भी मुस्कान आ गई। करण ने देवांश से कहा, अपनी बहन के साथ जितना सीख सकते हो सीख लेना, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पारो ने कनिका को देवांश की गोदी में छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना, कनिका ने कहा। देवांश ने भी कहा, अब तो अपनी असली ताकत दिखाओगे ना। सामने वाला काबिल हुआ तो क्यों नहीं, करण ने अंगड़ाई ली, फिर चेहरे पर सख्त भाव के साथ तैयार हो गया। अंडस्को बारह सौ। करण की फौज सबके उड़े होश। काले किले के दूसरी तरफ 7 ताकतवर फिगर बैठे हुए थे। उन सब की आंखें बंद थी, ये सातों असल में 7 बीस्ट थे। उनके बीच में एक मंच रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक पत्थर तैर रहा था। उसके अंदर से बेहद ही ताकतवर शक्ति निकल रही थी, शायद कोई खजाना उसके अंदर था। उस मंच से कई कई सारी छोटी छोटी जंजीरें निकली हुई थी। वह जंजीरें कम धागे सी ज्यादा लग रही थी, जो अलग अलग दिशा में जाकर गोल गोल पिंजरों से जुड़ी हुई थी। पिंजरा इतना बड़ा था, एक पिंजरे 50,000 लोग बंदी थे। वो पिंजरे उन सब की शक्तियों को निचोड़कर उस मंच में भेज रहा था। ऊपर से देखते तो ऐसा लगता मानो उस जगह 20 विशालकाय जहाज हो। नज़ारा बेहद ही खतरनाक था। उन सब लोगों के शरीर सूखते चले जा रहे थे। उस पिंजरे में 2 साल तक के बच्चे थे, उनकी हालत सबसे खराब थी। 7 बिस्ट अब भी अपने काम में लगे हुए थे, मगर तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ, जिस वजह से उन सातों की एक साथ आंखें खुल गई। इन सातों के नाम थे लॉर्ड अजगर, लॉर्ड ड्रैगन, लॉर्ड तितली, लॉर्ड भेड़िया, लॉर्ड टाइगर, लॉर्ड गोरिल्ला, लॉर्ड शार्क। सातों इस वक्त एक दिशा में देखने लगे। उस दिशा से कई सारे लोग किले को तोड़कर आगे बढ़े चले आ रहे थे। सबसे आगे था करण और उसके पीछे इंसानों और बीस्ट की विशालकाय सेना। उन्हें एक साथ देख लॉर्ड बीस्ट की आंखें छोटी हो गई। वहीं करण और बाकी सबने सामने का नज़ारा देखा। तब स्टार सिटी के लोग हक्के बक्के वे रह गए। उन्होंने आज से पहले एक साथ इतने सारे लोग कभी नहीं देखे थे, और यहाँ इतने सारे लोगों को बलि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में ये 7 बीस्ट तो सच में बेहद ही बेरहम है। आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा, इन सातों ने अपनी हद पार कर दी है। आसिफ ही नहीं, बाकी इंसानों को भी बेहद गुस्सा आ रहा था। मगर उनको जिंदा देख लॉर्ड ड्रैगन ने अपने पहले श्रेष्ठ कदम को देखा। फिर भारी आवाज में बोला, ये लोग अब तक जिंदा क्यों हैं कदम, और तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? इस पर कदम सीधा करण को देखने लगा, फिर अपने लॉर्ड से बोला, हम सब अब इनकी तरफ है लॉर्ड ड्रैगन। अब तक हमको लगता आया था इंसान सिर्फ हमें मारना चाहते हैं, हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर आज सब कुछ बदल गया है। गुरु से मिलने के बाद पता चला, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम हर किसी को गुनाहगार नहीं मान सकते। क्या? लॉर्ड ड्रैगन और बाकी लॉर्ड की आंखें एक दूसरे को देखने लगी, जिसके बाद लॉर्ड ड्रैगन ने दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ़, ये सब इनकी चाल है हम सबको अलग थलग करने की, भूलो मत। इनकी वजह से हम इस जगह रहते हैं, इनकी वजह से 20 ट्राइब दिन पर दिन खत्म होती चली जा रही है। ये लोग हमें मारकर अपने हथियार बनाते हैं, हमारा मांस खाते हैं, हमारे शरीरों को लटका कर बाजार में बेचते हैं। हम इनसे ताकतवर न बन जाए, इस वजह से इन्होंने हमें शहरों में नहीं आने दिया। इतना सब सहन करने के बावजूद तुम अपनी ट्राइब से दगाबाजी करोगे। सिर्फ लॉर्ड ड्रैगन ही नहीं, बाकी लॉर्ड भी बेहद गुस्से में थे। अगर वह इस वक्त अपनी जगह से उठ सकते तो इसी वक्त अपने श्रेष्ठों का धड़ काट कर फेंक देते। लेकिन उनकी बातों का प्रभाव बाकी बीस्ट पर भी होने लगा, जो देख करण सिर हिलाते हुए कुछ कदम आगे आया। बहुत चतुर समझते हो खुद को, इनको बहलाने की कोशिश मत करो। अगर इंसानों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, फिर तुमने भी कौन सा उनके पास मंदिर बनवाए है? सब लॉर्ड करण को घूरने लगे।
करण ने कहा, 20 लाख लोगों को मारकर एक खजाना हासिल करना चाहते हो, ये तुम्हारी नफरत जायज है। मगर अपने हजारों बीस्ट अपने शहरों में छोड़ दिए, किस लिए? मरने के लिए, ताकि उनको मारते हुए हम सब का वक्त जाया हो और तुम अपने काम को अंजाम दे सको। फिर हाथ हिलाते हुए बोला, इंसानों ने तो गलत क्या ही, मगर उनके लीडर होते हुए तुम लोगों ने अपने ही लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। आज की रात लगभग 1 लाख से ज्यादा बीस्ट मारे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो मरे नहीं, अपनी ट्राइब के साथ कुर्बान हुए हैं। उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, लॉर्ड गोरिल्ला ने कहा। जो सुन करण उसे ऐसे देखने लगा मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। कुर्बान हुए हैं? किसके लिए? तुम सातों के लिए। उनको मारा है तुमने, और अब भी इन सबको मरवाना चाहते हो। तुम भड़का रहे हो उन्हें, उन सब ने अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी बलिदान दिया है, लॉर्ड गोरिल्ला बोला। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, बस करो, उज्जवल भविष्य। कल सुबह के देखने के लिए तुमने इन्हें छोड़ा नहीं, अपना उज्जवल भविष्य किया तुम्हारी आंखों से देखेंगे तुम। लॉर्ड गोरिल्ला गुस्सा हो गया, मगर लॉर्ड ड्रैगन ने उसे रोका। फिर करण से बोला, तुमसे बहस करके कोई मतलब नहीं। लॉर्ड ड्रैगन ने अपने लोगों को देखा, अब भी मौका है, इनको खत्म करके अपना काम खत्म करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्रेष्ठ कदम और बाकी सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर दिल पक्का करके कदम ने कहा, हम आपके खिलाफ है इस वक्त, आपको इसी वक्त अपनी जिद छोड़नी होगी। अगर आज ये सब लोग मर गए तो इंसान जाति शायद ही नियमों का पालन करे, हम सब मारे जाएंगे। ये वक्त है एक साथ आने का। बेवकूफ, लॉर्ड टाइगर गुर्राया। फिर लॉर्ड ड्रैगन से बोला, इन सब को खत्म करना ही होगा। तुम सब अपना काम जारी रखो, ये रिचुअल पूरा होना चाहिए। उसके बाद स्टार सिटी पर हमारा कब्जा होगा। मैं भी लड़ूंगा। वो लड़का मुझे न बहुत सुंदर लग रहा है, उसे कैदी बनाकर, ओहो, मैं भी न भावनाओं में बही जाता हूँ। लॉर्ड अजगर खीखी करके हंसने लगा। लॉर्ड ड्रैगन और बाकी लॉर्ड ने इस पर सिर हिलाया। इन्हें जान से मार देना, लॉर्ड शार्क ने कहा। जो सुन दोनों लॉर्ड अपनी जगह से खड़े हुए। अगले ही पल उनके शरीर से ताकतवर आभा पागलों की तरह बहन लगी। लॉर्ड टाइगर का शरीर आग से जल रहा था, और लॉर्ड अजगर का शरीर जहर शक्तियां पागलों की तरह फेंक रहा था। दोनों सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। यह इतने ज्यादा ताकतवर है, आसिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तो लगा था यह उससे थोड़े ज्यादा ताकतवर होंगे, मगर ये तो हद से ज्यादा ही ताकतवर निकले। करण ने ये देख सिर हिलाते हुए कहा, योजना में थोड़ा बदलाव है, अब तुम सब सिर्फ उन बंदी बने लोगों को छुड़वाओ, इनको हम देख लेंगे। लेकिन वो साथ है, तुम कैसे सामना करोगे? क्रांति ने चिंता जाहिर की। जो सुन करण ने उसे देखा, फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, किसने कहा हम सिर्फ 2 है? ऐसा कहते ही करण ने कलाई घुमाई और आसमान में एक साथ कई सारे ताकतवर फिगर नजर आने लगे, जिनमें से एक की हंसी भरी आवाज सुनाई दी, मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज दरअसल मकारा बीस्ट की थी, जिसको देख उन सब की तो हालत ही पतली हो गई। पर इतना कम था कि उसके साथ एक और बीस्ट नजर आया, 7 मुंह वाला करण का ड्रैगन, जिसके शरीर से बिजली निकल रही थी। ये देखकर तो आसिफ और बाकियों के छक्के छूट गए, मगर तभी उन्होंने देखा करण के दोनों तरफ 2 फिगर नजर आए। उनमें से एक डायमंड पेड़ था और दूसरी तरफ एक बड़ा सा पुतला, वो विषदूतों का सेनापति था। उन दोनों की ताकत देखकर देवांश की आंखें बाहर आ गई। उसी पल उसे एक और बड़ा सा फिगर नजर आया। वो एक अजगर था जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वह इंसानी रूप लेकर करण के सामने आके झुक गया। बताए मास्टर, क्या आदेश है? अजगर राजा ने कहा, और देखने वालों की आंखें बाहर आ गई। 20 ट्राइब के लोग आह भर के अपने फैसले पर खुशी बनाने लगे। अच्छा हुआ हमने गुरु की बात मान ली और आखिरी वक्त तक उस बात से नहीं हिले, वरना हमारा तो खेल खत्म था आज, कदम ने कहा। श्रेष्ठ तितली भी बोली, आज पहली बार मुझे तुम्हारे फैसले पर खुशी हुई है, तुमने इस हैवान से हमको बचा जो लिया। सब 20 सच में बहुत ज्यादा खुश थे, और इंसानों की आंखों में चमक और हैरानी दोनों थी। अब समझ आया, ये 20 ट्राइब से नफरत क्यों नहीं करता। यह एक 20 टैमा है और बहुत ही उम्दा किस्म का। इस ताकत के साथ तो हमारी स्टार सिटी की रैंक बढ़ जाएगी, सरजीत ने कहा। फिर क्रांति को बोला, इसे अपनी टीम से बाहर मत जाने देना, ये स्टार सिटी का भविष्य है, शायद अगला स्टार लॉर्ड बन जाए। इसे अपने साथ जोड़े रखना, बेशक इसके लिए तुम्हें उससे शादी ही क्यों न करनी पड़े। कमांडर, क्रांति का चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि वह समझ रही थी कमांडर के कहने का क्या मतलब है। अगर करण जैसा इंसान दूसरी सिटी में चला गया, तब स्टार सिटी का ही नुकसान होगा। देवांश जो उसके पास खड़ा था, ये सब सुनकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बहन को देखा, जो टुकुर टुकुर मकारा बीस्ट को देख रही थी। क्या हुआ? देवांश ने पूछा। इस पर कनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। खैर छोड़ो। ऐसा कह कनिका बड़ी ध्यान से करण को घूरने लगी।
जो अजगर राजा से कह रहा था उन पांचों को रोको, पर ध्यान रहे वह मरने नहीं चाहिए। जी मास्टर, अजगर राजा ने सिर हिलाया और करण के सारे बीस्ट उन पांचों को देखने लगे जो मंच के पास बैठे हुए थे। उन्होंने पहले तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब जब उन्होंने इतने ताकतवर बीस्ट देखे तो उनके माथे पर शिकन आ गई। ये साला तो अपने साथ फौज लेकर आया है, लॉर्ड शार्क बोला। इस पर सब लॉर्ड सिर हिलाने लगे। फिर लॉर्ड ड्रैगन ने लॉर्ड शार्क से कहा, इनमें से 2 को तुम देख लो और बाकी 4 को संभाल लो। जीत न मिले चलेगा, लेकिन जितना हो सके उतना समय खर्च करवाओ उनका। ठीक है, लॉर्ड शार्क ने कहा। लॉर्ड ड्रैगन के बाद सबसे ताकतवर लॉर्ड शार्क ही था। जल्दी वह चारों भी लॉर्ड अजगर और लॉर्ड टाइगर के पास आके खड़े हो गए। उन सब ने एक साथ दहाड़ लगाई, जमीन कांप उठी। दूसरी तरफ से करण के बीस्ट भी दहाड़े, मगर एक को देखकर करण ने सिर पीट लिया। मकारा बीस्ट इंसानों और बाकी बीस्ट को देखकर लाड टपका रहा था। मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। मकारा बीस्ट के दांत देख उनकी पतलून ढीली होने लगी। मकारा बीस्ट सच में बहुत ज्यादा डरवाना दिखता था। तुमको चबा चबा कर खाऊंगा, बहुत दिन हो गए इतने सारे लोगों को खाए हुए। मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। कदम हकलाते हुए बोला, भाईजान, हम आपकी साइड है, तो आओ मेरे पेट के अंदर। मकारा बीस्ट उन्हें खाने के लिए उड़ा। उन सब की जान हलक में आ गई। पर तभी करण ने चिल्लाते हुए कहा, गधे के बच्चे, उधर नहीं, उस तितली से लड़ जाकर। है भगवान, ये बेवकूफ कब सुधरेगा? कौन गधे का बच्चा? तू गधे का बच्चा। मुझे भूख लगी है और यह स्वादिष्ट है, मैं मकारा में। पूरी दुनिया जानती है तुम कौन हो। उस तितली को देख, कितनी लजीज है। उसके होंठ कितने रसीले हैं, कमर मक्खन जैसे है, रसमलाई है पूरी, उसे खा लो जाओ, करण ने चिल्लाते हुए कहा। जो सुन तितली लगभग गिर ही पड़ी। बाकी सब भी अपना सिर खुजाकर कभी करण को देखते, कभी मकारा बीस्ट को। उन्हें तो लगा कि मकारा बीस्ट करण को डांट देगा, पर मकारा बीस्ट ने तो तितली को बड़ी गंदी नजरों से देखकर बोला, इस बार तूने सही कहा, ये तो सच में बहुत ही लजीज है। तितली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लॉर्ड अजगर ने मुस्कराते हुए कहा, ये तुम्हें मारेगा या तुम्हारी? अपनी बकवास बंद रखो, समझे? लॉर्ड तितली ने दांत पीस लिए। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसके शरीर की नुमाइश की जा रही थी। किस लिए? उसे खाने के लिए। बड़े ही बेगैरत, बेहया, बदतमीज लोग थे। बहरहाल करण ने कहा, मारना नहीं है इन्हें, इस बात का ख्याल रखना, बाद में इन्हें खा सकते हो। ठीक है, ठीक है, सब ने कहा। इस पर लॉर्ड अजगर हवा में आ गया। फिर करण को अपने पास बुलाकर बोला, आओ ना मेरे पास, हम दोनों अकेले में लड़ते हैं। इतने खूबसूरत मर्द के साथ मुकाबला आज तक नहीं किया, और मैंने इतने अजीब प्राणी के साथ भी। करण अगले ही पल लॉर्ड अजगर के सामने पहुंच गया और उसने उसकी ताकत का जायजा लगाते हुए खुद से कहा, ये लगभग 5वें चरण का महासम्राट है, इसको हराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा कह उसने कलाई घुमाई और सुमित्रा की दी गई मिडिल लेवल की तलवार को निकाल लिया। उसके बाहर आते ही देवांश गंभीरता से करण को देखने लगा। अब गुरु तलवार का इस्तेमाल करेंगे, पहली बार मैं उन्हें तलवार इस्तेमाल करते हुए देखूंगा, देवांश ने आंखों में चमक के साथ कहा। ये सुन सरजीत बोला, गुरु के हाथ में जो तलवार है वो हमारी तलवारों से बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े लोहार ने उसे बनाया हो। स्टार लॉर्ड के पास ही ऐसी तलवार है। ये सुन तो देवांश और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, मगर कनिका अब बीजे करण को देख रही थी। वहीं पारो सीधा लॉर्ड ड्रैगन के पास जा रही थी। उसकी नज़रों में वही सबसे ताकतवर था, पर वह ज्यादा आगे जा पाती। लॉर्ड शार्क उसके सामने आ गया। उसने बेहरमी के साथ कहा, तुम हमारी योजना को असफल नहीं कर सकती लड़की। जैसे ही यह रिचुअल पूरा होगा, स्टार सिटी का नाश होगा और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। अच्छा सोचते हो, काश ये पूरा हो पाता। पारो ने कलाई घुमाई और करण की 2 भी ब्लैक कलर की तलवार को पकड़ लिया, और जैसे ही उसने तलवार में शक्तियां चैनल की, उस जगह की हवा रुख ही बदल गया। चारों तरफ गर्म हवाएं चलने लगी। पारो के शरीर से ताकतवर आभा फूटकर बाहर आने लगी, जिसे महसूस कर लॉर्ड शार्क के माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। लॉर्ड गोरिल्ला, तुम्हें 2 को संभालना होगा। लॉर्ड गोरिल्ला के सामने ड्रैगन था, फिर भी उसने सीना पीटते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, देख लूंगा। लॉर्ड शार्क का मुंह बन गया, मगर उसने उससे कोई बहस नहीं की और पारो से लड़ने के लिए